आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, आपके सामने फिलहाल निफ्टी 215 अंक नीचे 17,640 पर और बैंक निफ्टी में 650 अंक का लाल निशान आपके सामने 37,515 के आसपास ट्रेड करते हुए काउंटर्स। यहाँ पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको स्क्रीन पर होती हुई दिख रही है और ये तब जब आप पिछले पूरे हफ्ते और पूरे सितंबर के दौरान निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बुल्स की ताबड़तोड़ तेजी देख रहे थे। साथ ही साथ आपके सामने यहाँ पर ठीक ठाक मुनाफा वसूली निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स पर आती हुई 1% नीचे 296 अंक का लाल निशान 29,857 आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये इंडेक्स। फिलहाल कमाई के अड्डे का आप लुत्फ उठा रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो में। स्वागत करते हैं वीरेंद्र जी का। जी शैल जी नमस्कार। और इस वक्त आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी डे लो पर, और दो चीजें हैं। एनर्जी स्पेस, जहां पे ऊर्जा की बात करें तो वहां पे कतई अगर आप देखें ऊर्जा भरी हुई है, उन स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए आज सुबह की हमारी अप्रोच थी कि हम डिप को खरीदेंगे, लेकिन एक जोन था जहां तक कि डिप को खरीदेंगे। निफ्टी का चार्ट लेके आइए पहले स्क्रीन पे, और वो था 17,777 और 75, वहां तक का डिप खरीदिए, लेकिन उसके नीचे का डिप मत खरीदिएगा। और स्पेशली अगर आपकी लॉन्ग है तो प्लीज 690 के नीचे एटलीस्ट मत रखिएगा। तो 690 के लेवल से लगभग हम और करीब 50-60 पॉइंट रिट्रेस हो चुके हैं। निफ्टी बैंक में भी अप्रोच ये थी कि हम 38,080 और साथ ही साथ 37,910 वहां तक के डिप को खरीदेंगे, उसके नीचे के डिप को नहीं खरीदेंगे। शैल जी अभी थोड़ा सा अगर आप देखिए न्यूट्रल बैठना चाहिए एटलीस्ट इंडेक्स पे। और एक बात यह है कि ड्यूरिंग द क्लोजिंग 90 मिनटों में अगर मुझे कोई ट्रेड लेना होगा तो मैं लूंगा, लेकिन एक अलर्ट सिर्फ मैं यहां देता हूं कि बहुत दिनों बाद निफ्टी और निफ्टी बैंक की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर है। दोनों ही इंडेक्सेस का ठीक 2 बजे जो लेवल है वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों का इकट्ठा ये लेवल हमने विजिट किया। खैर हम ट्रेड लेते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और हमारे इस कार्यक्रम में यानी कमाई का अड्डा में जो मेहमान आज मौजूद होंगे वो है मयूरेश जोशी, उनसे करेंगे बातचीत। और साथ ही साथ हमारे साथ असित बरनपाती होंगे, उनसे करेंगे बातचीत एफएनओ ट्रेड्स पे। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज से होंगे, प्रकाश कावा.com के प्रकाश कावा, राहुल शर्मा जेएम फाइनेंशियल्स के श्रीकांत चौहान, कोटक सिक्योरिटीज के रचना वैद्य हमारे साथ होंगी, चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और संजीव हसीन ठीक 3 बजे जुड़ेंगे हमारे साथ उनके कन्वेंशन ट्रेड्स को लेकर, बाजार पे उनकी अप्रोच को समझेंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा आज एक खास मेहमान हमारे साथ मिस्टर नितिन सूद मौजूद होंगे, CFO PVR के, उनसे करेंगे बातचीत। एग्जैक्टली अगर आप देखें अब खुलते हुए सिनेमा घरों की अगर आप देखें जो अब खबरें आ रही हैं उसके बीच में उनकी क्या तैयारी है और कैसे देखते हैं उनका एक बार फिर से इस कारोबार का खुलने के माहौल को। और नीरज जी से बात करेंगे एनर्जी प्राइसेस पे, सुमित बताएंगे आज का एक का, और यतिन होंगे डीलिंग रूम चेक को लेकर डीलर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है उस पर करेंगे बातचीत। शैल जी एनर्जी स्पेस वाइब्रेंट, स्ट्रॉन्ग और अभी भी काफी ज्यादा मजबूत। शैल जी बिल्कुल, डायरेक्टर साहब आपके सामने निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स प्रस्तुत करेंगे। आप 2% की वृद्धि देख रहे हैं, 22,442 के आसपास ये इंडेक्स आपको रिकॉर्ड हाईस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 10 के 10 शेयर्स में से 9 आपको बहुत ही बढ़िया मजबूती में चलते हुए दिखेंगे। कोल इंडिया पर लास्ट आपने कब 5% की तेजी देखी याद ही नहीं आता। साथ ही साथ पावर ग्रिड, NTPC, पावर फाइनेंस और टाटा पावर में आपको बढ़िया मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। ये सब बहुत ही अच्छे वॉल्यूम और ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट के साथ FNO में स्टॉक्स मूव करते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, बिना विलंब के जुड़ते हैं अपने टेक्निकल पैनल से और चर्चा करते हैं उन स्टॉक्स कॉल्स की जो आपको बढ़िया मोमेंटम लाती हुई दिख सकती हैं। सबसे पहले बारी असित जी की। बरन साहब बताइए जी। चलिए थोड़ी देर में असित जी हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे। राहुल शर्मा साहब जेएम फाइनेंशियल वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक से एक बढ़िया कॉल्स वो ट्विटर पर शेयर करते हैं और अब अपनी रणनीति शेयर करते हुए दिखेंगे बचे हुए 90 मिनट के लिए। शर्मा साहब स्वागत है आपका, शुभ दिन और सुप्रभात। बताइए इस डिप का किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं आप? नमस्कार शैल जी। देखिए निफ्टी में डेली चार्ट्स पर एक गैप था जो आज के सेशन में फिल हुआ है। गुरुवार के दिन पिछले हफ्ते ये गैप बना था, वो गैप फिल हुआ है, तो एक तरह से टेक्निकल स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर अच्छी बात है। मेरे हिसाब से 17,600 का लेवल अगर निफ्टी में सस्टेन हो जाता है तो एक बाउंस बैक यहाँ पे निफ्टी में बनेगा और ये डिप
को बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाएगा। अब यहाँ पर मेरी निगाहें जो है वो है ऐसे मार्केट में कौन से काउंटर्स में स्ट्रेंथ है। देखिए आप निफ्टी ने तकरीबन 200 सवा 200 पॉइंट की करेक्शन दिया इंट्राडे में, लेकिन मेटल काउंटर्स में जरा भी आज एक तरह से वीकनेस देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट अच्छा रिवर्सल स्पॉट किया है। हमारा जो टॉपिक है मेटल्स में वो रहेगा वेदांता। वेदांता में यहाँ पर लगातार एक हायर लो का सेटअप है। स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज को दूसरी बार नीचे से काटने की कोशिश कर रहा है। इसने पहला अटेम्प्ट किया था बुधवार को पिछले हफ्ते, आज के सेशन में दोबारा अटेम्प्ट करता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से इसका 283 का स्टॉप लॉस लगाकर इसे ट्रेडिंग बाय के लिए लेना चाहिए। 315 का टारगेट मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और ओवरऑल मेटल्स में जो आज स्ट्रेंथ है, मेरे हिसाब से ये स्ट्रेंथ आने वाले 4-5 सेशन में एटलीस्ट कंटिन्यू करेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेदांता। निफ्टी में 17,600 पे नजर है। अगर 17,600 टूटता है, यानी कि 3 बजे तक मार्केट में अगर रिकवरी नहीं आती है तो थोड़ा दिक्कत होगा मार्केट के अंदर। अगला जो सपोर्ट है सीधा निफ्टी में 17,450 के आसपास आता है, यानी कि और वीकनेस बन सकती है। तो निफ्टी में वेट एंड वॉच। यहाँ पर स्ट्रेंथ जिसमें दिख रही है वो है वेदांता, उसे बाय करके चलना चाहिए। वेदांता की स्ट्रेंथ को आप बाय करके चलेंगे। यहाँ पे एनर्जी और मेटल्स में आप देखें कुछ आपको स्कूप नजर आ रहे हैं, तो वेदांता आपका कन्विक्शन ट्रेड है 2 बजे का। राजेश पालवी जी से बात करते हैं। राजेश जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा 2 बजे का? आप वीकनेस की साइड में हैं, वीकनेस को प्ले करेंगे या स्ट्रेंथ को प्ले करेंगे? एग्जैक्टली स्ट्रेंथ नजर कहाँ आ रही है आपको? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्ट्रेंथ को प्ले करेंगे और पावर स्पेस में हमें यहाँ पे जो स्ट्रेंथ दिख रही है उसी में हम एनटीपीसी को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में काफी लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला डेली वीकली सेटअप के हिसाब से, और इवन मंथली चार्ट पे भी इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में करीब 6% के लॉन्ग साइड के एडिशन ओपन इंटरेस्ट में ऐड होते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से इसका टेक्निकल सेटअप है, हमें लगता है यहाँ पे एनटीपीसी को बाय करके चलना चाहिए। 138 140 तक की अपसाइड इसमें बनते हुए दिख सकती है। पूरे सेक्टर में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, हमें लगता है एनटीपीसी भी अभी यहाँ से अच्छा करते हुए दिख सकता है। तो एनटीपीसी में बाय करने की सलाह रहेगी। 130 के स्टॉप लॉस से ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 2 रुपए के आसपास 130 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, इसमें 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट हमें लगता है 5 से 6 रुपए तक इस ऑप्शन में भी आते हुए दिख सकते हैं। तो एनटीपीसी का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। 138 140 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है। एनटीपीसी आपको ठीक लग रहा है, और एनटीपीसी वाकई अगर आप देखें अगेन एनर्जी स्पेस, पावर स्पेस जिसमें तेजी है। एनटीपीसी 132.75 अभी भी समझ लीजिए कि हाई की डिजेक्टरी में ही खड़ा है, और क्या खूबसूरत कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है। आज आगे बढ़ते हैं और लेते हैं ट्रेड प्रकाश के आवास से। मीनवाइल निफ्टी बैंक ने एक गोता और लगाया है, और निफ्टी बैंक 37,470 यानी 500 के जो अपने 500 के अगर आप देखें पॉइंट्स होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, उनको वॉलेट करके ह्यूज प्रेशर ऑन एचडीएफसी बैंक। प्रकाश गावा सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? और मुझे लगता है कि 17,600 संभल जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो 17,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे नहीं लगता वहां तक जाएगा। अगर जाता है तो वहां से एक बाउंस मिलना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है टोरेंट पावर। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ करीब वेडनेसडे थर्सडे से। थर्सडे को एक बाय तो दिया था, लेकिन इतना कुछ खास चला नहीं। आज एक फ्रेश बाय मिला, तो मुझे लगता है यस अब वो मिलना चाहिए टोरेंट पावर में। इसका जो टारगेट है ऑन द अपसाइड करीब पहला टारगेट है 525 का, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 500 505 का, चल जाएगा। तो टोरेंट पावर में बाइंग नजर आता है। ओके, टोरेंट पावर में आपको बाय करके चलना चाहिए। अभी आप प्रकाश से बात करने से पहले मैं एक बार टोरेंट पावर के चार्ट देख रहा था। चार्ट अच्छा था और थोड़ा सा रिट्रेस हो गया था ये स्टॉक, तो इस स्टॉक पे 525 के टारगेट के लिए ये जो एनटीपीसी और टोरेंट पावर अगर आप देखें, दोनों स्टॉक्स का जिक्र हुआ अभी, बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। आज ये सॉफ्टनेस अगर आप देखें मार्केट्स में बढ़ती हुई, और अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें सेलिंग है। अगर एनटीपीसी और पावर स्पेस और कहीं ना कहीं एनर्जी स्पेस को आप छोड़ दें, मयूरेश, इस सॉफ्टनेस में आप देखिए अब 17,500 की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपका रुख क्या होगा? आप एग्जैक्टली उस वक्त क्या करेंगे? सुबह कुछ ट्रेड्स आपने हमारे साथ शेयर किए थे, आपको इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है? और स्पेशली मेरा प्रश्न केंद्रित रहेगा आईटी पे। अब आप देखिए शुक्रवार की सुबह से लेकर मंगलवार की अगर आप देखें दोपहर तक एसेंचर के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, उसके बाद एक स्विंग आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग यानी कोड नंबर यानी एक्चुअल कंपनियों के नंबर आने से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो गई है। वो अच्छा भी है। आप क्या पिक करना चाहेंगे इस सॉफ्टनेस में आईटी में स्पेशली?
आफ्टरनून वीरू जी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक आउट परफॉर्मेंस था आईटी क्षेत्र का, आई थिंक वो स्टॉक्स में झलक रहा था। और कहीं ना कहीं आप प्रीमियम वैल्यूएशंस की बात करें तो जो भी पीक वैल्यूएशंस है, आई थिंक इट वाज ट्रेडिंग मोर देन 30 ऑड टाइम्स, ऑलमोस्ट क्लोज टू द प्रीवियस बुल रन के जब टाइम आईटी क्षेत्र ने ये वैल्यूएशन सेट किए थे। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखते हैं जो फ्री कैश फ्लो टू प्रॉफिटेबिलिटी है, फ्री कैश फ्लो टू इबिटा है, ये बेहतरीन और बेशक शानदार रहा है आईटी क्षेत्र के लिए। ऑर्डर विन्स, डिजिटलाइजेशन, जो क्लाइंट पोजीशनिंग है, कॉलर रेवेन्यू में आय में ग्रोथ और इबिट मार्जिन का मेंटेनेंस बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स, ये सारी चीजें इनके फेवर में आती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी वैल्यूएशन रीसेट हो रही है, क्योंकि आई थिंक जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे पूरा सेक्टर ट्रेड कर रहा था, आई थिंक दैट इज नाउ गेटिंग रीसेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक थोड़ा स्टेबल और कंसोलिडेट होने की आई थिंक मैं चेष्टा रखूंगा आईटी क्षेत्र के लिए वीरू जी। मुझे लगता है आई थिंक लोअर लेवल्स पे आई थिंक जो स्टॉक्स चल चुके हैं लार्जर प्लेयर्स में से, टॉप टियर प्लेयर्स में से, इन्फोसिस हुआ, HCL टेक हुआ, या मिड कैप में से स्टॉक्स लाइक माइंडट्री हुए, आई थिंक लेट देम स्टेबलाइज अ लिटिल बिट एट लोअर लेवल्स। तो आई थिंक बेहतरीन मौके होंगे एट दिस पॉइंट। हमें लगता है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है, जो अनलॉक थीम है, आई थिंक इस पर अभी भी ध्यान दिया जा सकता है। जो सुबह आज मैंने स्टॉक डिस्कस किया था बर्गर किंग, मुझे लगता है आई थिंक आई स्टिल कंटिन्यू विद दैट। हमारी स्विंग ट्रेडिंग को ऑब्वियसली पसंद है, बट जो अनलॉक ट्रेड है 55% इनके स्टोर मॉल्स में है, ग्रोस मार्जिन 65% पे पिछले तिमाही में आया था। मैनेजमेंट ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जून जुलाई अगस्त में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने मिला है, इबिटा मार्जिन पॉजिटिव आए थे। और कहीं ना कहीं आई थिंक एज मॉल्स ओपन, जैसे फुटफॉल्स बढ़ेंगे, जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस रिपोर्ट हुए थे पिछले कई तिमाहियों में, दैट शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ। मुझे लगता है आई थिंक एक मोमेंटम हालांकि मार्केट्स में अभी है नहीं, बट आई थिंक एक सेफर बेट विद इन दिस मार्केट इटसेल्फ कैन बी प्लेयर्स इन द डिस्क्रिशनरी स्पेस। बर्गर की काफी पसंद आ रहा है फ्रॉम अ स्विंग पर्सपेक्टिव हमारी लिए। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल सुबह से उसी स्टॉक पर देते हुए महेश जोशी साहब, आपके सामने ऑयल इंडिया का मैं चार्ट प्रस्तुत करता हूं। शानदार मोमेंटम, दिन का उच्चतम लेवल आपको एनर्जी स्पेस में इस अंडरवैल्यूड स्टॉक में आता हुआ। राहुल शर्मा साहब को जोड़ते हैं। राहुल जी बताइए किस हिसाब से आप ऑयल इंडिया को देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर, काउंटर लगभग 5% ऊपर। देखिए शैलेंद्र जी, जो हिसाब से ऑयल एंड गैस में मोमेंटम है, जो हिसाब से ओएनजीसी का मूवमेंट रहा है, पीएससीज में यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी हुई है, मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रहेगा। ऑयल एंड गैस, ऑयल का अगर मैं चार्ट देखो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक एक तरह से अपने अगले पड़ाव को टेस्ट करने के लिए तैयार है, जो कि है 248-250 के जोन में। यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छा 4 दिन का कंसोलिडेशन देकर आज एक ब्रेकआउट दिया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। मेरे हिसाब से यहाँ पर 220 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग में बने रहना चाहिए। अगला जो पड़ाव 248-250 का है, आई थिंक बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ और अंडरटोन काफी बुलिश है और इस मोमेंटम को बिल्कुल राइड करना चाहिए। और आपके सामने फिलहाल यहाँ पर 24 लाख शेयर तो ट्रेड हो ही चुके हैं। वीरेंद्र जी, बड़े दिनों में आप मूवमेंट ऑयल इंडिया पर देख रहे हैं और इस स्टॉक में अगर आप देखें तो उच्चतम लेवल आपको स्क्रीन पर नजर आते हुए दिखेंगे। कम से कम मई 2018 के डायरेक्टर साहब ने आपके सामने बढ़िया लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत किया ही है। एक राय आपकी वीरेंद्र जी यहाँ पर ऑयल इंडिया पर। शैल जी, ये वो चार्ट है जो इनफैक्ट सुबह से काफी इंप्रेस कर रहा था। एक बार डायरेक्टर साहब चार्ट लेके आइएगा और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 230 का प्राइस। सबसे बड़ी बात यह है शैल जी, आई मीन इस चार्ट को अगर मैं नॉट एग्जैक्टली डेली पर देखूं, मैं वीकली पर देख लूं और मंथली पर देखूं, तो ये बहुत बड़ा, अगर आप देखें जो चैनल है ना, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, स्पेशली 2015, 16, 17, 18 को अगर देखूं, उस पॉइंट को अपने जहन में रखूं तो ये शायद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। और मेरे ख्याल से शैल जी, जो अगला सप्लाई जोन या फिर एक पॉइंट मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में जब एनर्जी प्राइसेस बहुत स्ट्रांग है, फर्म है, जो नजर आ रहा है वो कम से कम 260 तो नजर आ रहा है। पालवी साहब, मेरी रीडिंग कैसी लगी आपको? अगर आप देखें, ये थोड़ा सा रेस्ट लिया इसने बिटवीन 16 सितंबर टू 23 सितंबर के बीच में थोड़ा रेस्ट लिया, और उस रेस्ट के बाद पूरे एनर्जी स्पेस के साथ जिस तरीके से निकला है 231 नाउ, आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है कि 255-260 तक का स्विंग देगा ये स्टॉक? बिल्कुल वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ। अगर उसका डेली सेटअप देखे तो पिछले 1 महीने से स्टॉक में एक अप ट्रेंड बना हुआ और वो हमें लगता है कि कंटिन्यूटी इसमें देखने को मिलेगी। वीकली सेटअप में भी देखे तो ये करीब
7 से 8 वीक हो चुके हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग एक हायर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो स्टॉक का सेटअप तो एक बुलिश टेरिटरी में, और मंथली सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि इसका था रेजिस्टेंस एरिया 245 की तरफ। तो हमें लगता है इमीडिएट टारगेट तो 245 तक इसमें आते हुए दिख सकते हैं। उसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये स्टॉक में 260 तक का भी अपसाइड यहाँ से ओपन होते हुए दिखेगा। तो यहाँ से बिल्कुल बाय करना है। 226 ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, टारगेट होंगे अपसाइड के 238 245 तक के। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई ऑयल इंडिया पर। और देखिए, जैसे ही चर्चा आपके सामने स्क्रीन पर होती है, यहाँ पर छोटी छोटी ब्लॉक डील्स होने की आपको स्क्रीन पर तेजी दिख ही रही है। कोई भी परेशानी यहाँ पर किसी भी तरीके से वॉल्यूम और प्राइस की नहीं है। बुल ग्रिप में पूरा का पूरा आज एनर्जी स्पेस आपको ट्रैक करता हुआ दिखेगा। एक बार जरा वॉल्यूम का जो नंबर है वो मुकाबला कर लेते हैं पिछले दिनों के मुकाबले पे। जी हाँ, कम से कम आपके सामने 5 दिन का हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है ऑयल इंडिया की वॉल्यूम में, और स्टॉक मई सन 2018 के हाईएस्ट लेवल्स पर। डायरेक्टर साहब, अब जोड़िए आशीष चतुर्मोता साहब को, और इस जो आप मंदी देख रहे हैं फिलहाल स्क्रीन में, एक काउंटर है जो आपको तेजी से चहकता हुआ दिख रहा है, और वो है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का। यहां पर आशीष जी, आपने सुबह एक हल्की सी लहर देखी थी तेजी की, और अब काउंटर तेजी में रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये कंपनी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाती है, और एक वेंचर कैपिटलिस्ट KKR जो कि विदेश से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। 54% स्टेक KKR वेंचर कैपिटलिस्ट का इसमें। क्या राय आपकी जेबी केमिकल्स पर? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून शैल जी। तो सुबह सर ने बात की थी, और स्टॉक में करीब 3 महीनों का जो कंसोलिडेशन है उसको कंप्लीट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से जिस तरह की ट्रैजेक्टरी वीकली और मंथली चार्ट फ्रेम पे बन रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है 2040-2050 के लक्ष्य ट्रेडिंग के हिसाब से आपको जेबी केमिकल के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। तो बहुत ही अच्छा इस फॉर्मेशन और अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ ये एक्टिविटी जेबी केमिकल में देखने को नजर आएगी। खास तौर पर तब जब हम देख रहे हैं कि ब्रॉड बेस एक सेलिंग काफी स्ट्रांग है बाजार के अंदर में, तब इस स्टॉक का एक इस तरह का परफॉर्मेंस दिखाना अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन की तरफ रुझान दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से अब 1870 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर एक खरीदारी फ्रेश करंट लेवल पे की जा सकती है। 2040-2050 के लक्ष्य जेबी केमिकल के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो फिलहाल रिकॉर्ड हाई ट्रैक कर रहे थे, आशीष जी आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग रिकॉर्ड हाई जो ट्रैक कर रहे हैं वो है 1938, और यहाँ पर आपके सामने फिलहाल 1900 का प्राइस स्क्रीन पर आता हुआ। मयूरी जी, वैसे तो आप जेबी केमिकल्स ट्रैक नहीं करते, लेकिन कोई स्ट्रेंथ आप बैलेंस शीट पे देखते हो या कोई ऐसी चीज इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में समझ में आती हो तो उस पर टिप्पणी कीजिए। लगभग समझिए कि 14% CAGR ग्रोथ है मुकाबले इंडस्ट्री के, जो कि आपको दिखेगी लगभग 10%। नहीं, बिल्कुल शैल जी। तो आई थिंक इनके जो नंबर्स थे आई थिंक काफी लाजवाब थे पिछले तिमाही में, और इन्होंने जो इबिटा मार्जिन्स मेंटेन की है 27% के आसपास, ये आई थिंक सराहनीय है। 2 बिजनेसेस है ऑब्वियसली। इनका जो CMO बिजनेस है, यहाँ पे मैनेजमेंट ऑर्डर बुक के तहत काफी स्पष्टता देने की कोशिश कर रही है कि ये ऑर्डर बुक अच्छा खासा ग्रो होगा। जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस है, यहाँ पे जो अक्यूट कंट्रीब्यूशन, ये हायर मार्जिन बिजनेस होता है, तो अक्यूट कंट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट 65% और इसका जो कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज इट इज हायर मार्जिन, ओवरऑल मार्जिन को एड करेगा। जहां तक एक्सपोर्ट्स का बात रहा है, आई थिंक द ऑर्डर बुक इटसेल्फ और जो एक्सपोजर है विद इन द एक्सपोर्ट मार्केट्स इटसेल्फ, अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, रशिया और US, दोनों जगह पे आई थिंक, तीनों जगह पे इनफैक्ट दे आर एक्सपेक्टिंग अ ट्रिपल डिजिट ग्रोथ कमिंग थ्रू। केपेक्स ये कंपनी के लिए काफी कम है शेल सर, तो मुझे लगता है 50 करोड़ या 100 करोड़ के इंक्रीमेंटल केपेक्स करेगी, जिसकी वजह से आई थिंक R&D एक्सपेंसेस थोड़े बढ़े भी, या रॉ मटेरियल जहाँ पे 40% डिपेंडेंस चाइना पे है, यहाँ पे थोड़ी आई थिंक दिक्कत भी आई, तो दे कैन स्टिल मेंटेन मार्जिन बिटवीन 25 and 26%। तो मुझे लगता है आई थिंक गुड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टिंग डबल डिजिट सेल्स इन एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस, सॉलिड ऑर्डर बुक CMO में, स्टेबल मार्जिन एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ, क्योंकि केपेक्स ज्यादा है नहीं, इसलिए बॉटम लाइन पे जो 1% की डिविडेंड यील्ड है ये मेंटेन कर पाएंगे। तो आई थिंक काफी पॉजिटिव्स है स्टॉक। यहाँ पर हम लोग दिन भर नजर रखेंगे। ध्यान दीजिए, जो स्टॉक्स आपको बताते हैं आशीष चतुर्मोता साहब, वो दिन पर दिन बढ़ते हुए दिखते हैं, और आज अगर आप तेजी देखें तो आपको शुरू होती हुई दिख रही है। जेबी केमिकल्स फार्मा पर ना सिर्फ आज
पर आप लंबी अवधि पर भी नजर रख सकते हैं। एक बढ़िया ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिखेगा 1937 रुपए के आसपास। चलिए फिलहाल निफ्टी 260 अंक नीचे 17,590। स्वागत करते हैं असित बरन जी का। नमस्कार असित जी, कहाँ ध्यान और रुझान आपका? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मुझे लगता है कि इस हिसाब से मार्केट हैज क्रैक किया है दिस गुड, मतलब ये जोन पे अगर हम पोजिशन देखेंगे तो इट्स अ गुड जोन टू एंटर, बट नॉट इमीडिएटली। बट अगर निफ्टी 17,600 के ऊपर ट्रेड करता है और बैंक निफ्टी हम 37,500 550 के ऊपर स्टेबल होकर क्लोज करता है, आई थिंक वी कैन गो पोजिशनली लॉन्ग। बट एज ऑफ नाउ आई एम लुकिंग एट गोदरेज सीपी। राइट नाउ प्राइस इज 1047। इसका स्टॉप लॉस काफी कम लिया हूँ क्योंकि जस्ट मार्केट इज वोलेटाइल। 1044 का स्टॉप लॉस लेके आई थिंक पोजिशनली इट कैन गो टू अराउंड 1065 और 1070 लेवल। इसमें ओपन इंटरेस्ट का अच्छा इजाफा है अराउंड 15%। इन फॉलोइंग मार्केट इट इज होल्डिंग इट्स ग्राउंड। मुझे लगता है गोदरेज सीपी में हम लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 44। गोदरेज सीपी, आप यहाँ पे गोदरेज सीपी में कॉन्फिडेंस है जिसको आप लॉन्ग करके जाएंगे। एक बार जरा प्लीज चार्ट लेके आइएगा। आज सुबह भी इस स्टॉक के बारे में बात हो रही थी और गोदरेज सीपी यहाँ पे समझ लीजिए कि 1049 पे ये अपने अभी भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा हुआ है और आप समझ लीजिए कि हायर शेडो वाइल्ड हुई है, लेकिन अभी भी क्रिटिकल एवरेजेस के ऊपर बैठा हुआ है स्टॉक का। और ओके, ये अगर आप देखें इस वक्त असित की कॉल है। कुछ स्टॉक्स पे आइए जहाँ पे वीकनेस बढ़ती हुई, और एक बार केमिकल स्पेस का सबसे ठंडा स्टॉक जरा यूपीएल लेके आइए क्या कर रहा है। यूपीएल करीब करीब 712 पे। पालवे साहब, थोड़ा रिस्क इस स्टॉक में बढ़ रहा है। ये केमिकल स्पेस में सबसे वीक स्ट्रक्चर है और एक ये वो स्ट्रक्चर है जो कि सबसे पहले 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है। वो आता है करीब करीब समझ लीजिए कि 687 पर। यहां पे वीकनेस कितनी बढ़ सकती है? वीकनेस को प्ले करने का कोई आइडिया आपके पास या फिर आप अवॉइड करेंगे? बिल्कुल वीरेन जी, देखिए स्टॉक में वीकनेस बनी हुई है और पिछले 4-5 दिन से जो एक सपोर्ट बना था स्टॉक का करीब 715 के आसपास, वो भी स्टॉक ने आज इंट्राडे बेसिस पे तो अभी उसको ब्रेक किया है। हमें लगता है अब ये 715 के नीचे ट्रेड करता रहेगा तो स्टॉक में जो लोअर साइड में जो एक लेवल बनेगा वो करीब 700 और 695, ये दो लेवल तक ये स्टॉक में यहाँ से वीकनेस बनते हुए दिख सकती है। स्टॉक के वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक जो एक डाउन स्लोपिंग चैनल में मूव कर रहा है, उसका लोअर बैंड जो बनता है वो 695 का है। तो एक छोटा रिस्क लेके इस पे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन 695 के आसपास प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। करंट लेवल से 717 ये स्टॉप लॉस रखें और शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। नीचे के टारगेट होंगे 700 और 695 तक के। 700 और 695 यूपीएल एट डे लो। जैसे ही आपने बातचीत करनी शुरू करी, अगर आप देखिए इसकी पुट ऑप्शन में देख रहा था, लेकिन क्योंकि पुट लेना फॉर द टाइमिंग हो सकता था कि शायद हम कोई एक्स्ट्रा अगर आप देखें प्रीमियम देना पड़ता, लेकिन ये पुट भी अगर आप देखें 4.5 से 585 की हो गई। यूपीएल एट डे लो आपकी स्क्रीन पर 712 30 दिन के सबसे निचले स्तर पे कारोबार कर रहा है। और जो स्टॉक्स थोड़ा सा रिस्की हो रहे हैं और प्रॉफिट अगर आप देखें वहां पे काफी निकलते हुए, एक बार आप देखिए आइए जरा जुबिलेंट फूड वर्क्स, यहां पर ये स्टॉक डे लो पे आके कारोबार करता हुआ। राहुल जी, एक बार जरा जुबिलेंट को देखिएगा, स्पेशली वो लोग जो यहां पर लॉन्ग लेके बैठे हैं या फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग थे अब तक होल्ड कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा बेस 1 सितंबर यानी इस पूरी सीरीज का बेस जो था वो 4000 था, जो कि 22 सितंबर की कैंडल का लो भी था। ये वॉलेट होता हुआ कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप जुबिलेंट फूड वर्क्स को? जी देखिए, स्टॉक ने अपना 4050 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक जरूर किया है आज के सेशन में। मेरे हिसाब से 4070 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बेरिश बायस या शॉर्ट ट्रेड लेके चला जा सकता है। इसका जो 50 डीएमए है 3850 के आसपास है, तो पहला टारगेट वहां तक रहेगा। तो 3850 के लिए आई थिंक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। स्टॉक ने अपने सितंबर सीरीज के जो एक तरह से बेस जैसे आपने ठीक कहा वो ब्रेक किया है और आज अगर उसके नीचे क्लोजिंग रहती है तो इसमें वीकनेस और सेट इन होगी। तो नेक्स्ट 2 या 3 दिन के हिसाब से नीचे से शॉर्ट किया जा सकता है 3850 के टारगेट के लिए। ये राय आपको जुबिलेंट फूड पर आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, अब 245 अंक नीचे निफ्टी 17,600 के आसपास ट्रैक करता हुआ। डायरेक्टर साहब जरा दिखा दीजिए फिलहाल यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो निफ्टी का, और ये भी दिखाइए किस हिसाब से यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटरी लिस्ट स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। कोई खासा मोमेंटम लॉन्ग साइड पर तो है ही नहीं, लेकिन आप कॉल्स के जरिए ही समझ सकते हैं
कि ट्रेंड जो है वो फिलहाल इंट्राडे लेवल पर घूमता हुआ बुल्स के पाले से दूर बेयर्स की तरफ। आपके सामने पावर स्टॉक्स बढ़िया मूव देते हुए और सारे इंडेक्स हेवीवेट्स, चाहे वो HDFC बैंक हो, इन्फोसिस हो, HDFC ICICI, यहाँ पर आपको मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है और फ्रेश एंट्री यहाँ पर आप लगाते हुए देख रहे हैं ज्यादातर एनर्जी स्टॉक्स में। राहुल शर्मा साहब और जोशी जी, ये आपसे सवाल संबोधित है। बढ़िया मूव हम लोग बीटन डाउन एनर्जी स्पेस में सरकारी क्षेत्र में आते हुए देख रहे हैं। आपका एक पसंदीदा काउंटर राहुल शर्मा जी लॉन्ग साइड पर, चाहे वो कोल स्पेस में हो, चाहे प्रोडक्शन स्पेस में हो, चाहे फाइनेंस स्पेस में हो एनर्जी के, और फिर यही राय आपको जोशी साहब देते हुए दिखेंगे। राहुल जी, पहले बारी आपकी। जी देखिए, जो पीएससी और एनर्जी स्पेस है वहां पर मार्केट में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी हुई है। अगर आज पीएससी इंडेक्स देखें तो आज भी काफी ऊपर है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो नजरें हैं वो ONGC पर होनी चाहिए। देखिए, ONGC ने जैसे ही 130 का लेवल निकाला, हमने आप के चैनल पे इस पे ब्रेकआउट की मोहर लगाई थी और स्टॉक 143 तक गया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी भी स्टीम बाकी है। ONGC में आप 170 के पोजिशनल लक्ष्य के लिए अभी भी बने रह सकते हैं। अगर कोई डिप आता है तो डिप में भी बाय कीजिए। यहाँ पर मेरे को लगता है कि ओवरऑल पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 134 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें लॉन्ग पोजीशन में बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जो हमने फॉर एग्जांपल जो एनर्जी स्पेस में जो मोमेंटम हम देख रहे हैं ऐसे फॉलिंग मार्केट में भी, आई थिंक ये बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए आने वाले सेशंस में भी। तो हमारा टॉपिक एनर्जी स्पेस से ONGC है, ऊपर में 170 का टारगेट अगले 2 से 3 महीनों में। और यहाँ पर जो आप मूव देख रहे हैं ONGC में, आपको वॉल्यूम्स पर दिख रहा है लगभग 3 करोड़ 85 लाख के, और आप देखिए जी हाँ 143 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और बिल्कुल वही सूरत हाल आपके सामने। वीरेंद्र जी, यहाँ पर भी मंथली मूविंग एवरेजेस पर बहुत ही बढ़िया मूव्स लॉन्ग साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। नवंबर सन 2019 के उच्चतम लेवल पर आपको ONGC चलता हुआ, नीरज जी की टीम में पहले पायदान पर आपने आज ONGC को जुड़ते हुए देखा। अब जाते हैं मयूरेश जोशी साहब की तरफ। टेक्निकली पसंदीदा स्टॉक ONGC एनर्जी स्पेस में, और जोशी साहब आप कुछ राय दीजिए जो आपको फंडामेंटली पसंद आता हो। नहीं, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक जैसे ऑयल प्राइसेस हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो हम रिन्यूएबल्स की बात करते हैं शेल्सर, आई थिंक इट्स इन द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। पर आज आप देखिए पूरे जग में रिन्यूएबल्स ओनली 15% ऑफ द ओवरऑल एनर्जी मार्केट शेयर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसे हम यूज करते हैं, कोयला हुआ, जो गैस हुआ जो यूज करते हैं हम, तो आई थिंक ये सारी चीजें अभी भी यूज होंगी एटलीस्ट फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो ऑयल प्राइसेस में एक स्पाइक देखी है, जो विंटर डिमांड होती है शेल्सर, आप LNG के रेट्स देखिए। आई थिंक LNG रेट्स स्पॉट मार्केट में है क्रॉस $21, $22, और ये डिमांड बढ़ती ही जाएगी एज विंटर क्रीप्स इन। चाइना हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ, और द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ ऑल दिस, और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ऑब्वियसली हो रही है, कंटेनर कंस्ट्रेंट्स अभी भी है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक बिकॉज ऑफ द राइज बोथ इन ऑयल एंड गैस प्राइसेस, और जो रिविजन होगा अक्टूबर महीने में, जो 6 मंथली रिविजन होता है, obviously stocks like ONGC, Oil India are going to gain significantly. तो ये 2 stocks definitely रडार पे रहने चाहिए मोमेंटम के हिसाब से। On the flip side, मुझे लगता है कि even stocks like Petronet LNG, हालांकि वो रीगैसिफाई करते हैं, पर जिनके इतने कॉन्ट्रैक्ट्स टाइड अप हैं और जो रेट्स पे इनके फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पे टाइड अप है, इवन इफ LNG प्राइसेस गो अप, आई थिंक जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज है जो स्पॉट से आई थिंक इनसे खरीदती है 20 से 25%, यहाँ पे जबरदस्त फर्क पड़ सकता है, बिकॉज दे विल बी प्रोबेबली सेलिंग देयर रीगैसिफाइड LNG एट अ मच हायर रेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्लस द पाइपलाइन नेटवर्क जिससे इनका मोनेटाइजेशन होता है ऑन एन एंटरप्राइज वैल्यू बेसिस। तो बिल्कुल मुझे लगता है ONGC, ऑयल इंडिया मोमेंटम प्लेज रह सकते हैं फ्रॉम द ऑयल एंड गैस स्पेस। रीगैसिफिकेशन LNG को मद्दे नजर रखते हुए मुझे लगता है पेट्रोनेट LNG में भी एक मोमेंटम रह सकता है। ओके, ऑल इंडिया, पेट्रोनेट और ये ONGC जिसका शैली जिक्र कर रहे थे, बेहद ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स। पालवे साहब, जो आपने ट्रेड लिया था UPL का, आई मीन वो करीब 711 पे डील पे आके ट्रेड करता हुआ, आज सुबह हम कैडिला की एक शॉर्ट कॉल के बारे में बात कर रहे थे, और यतिन ने जो ब्रोकेज रिपोर्ट डिस्कस की थी, लुक एट कैडिला डील पर, पूरा का पूरा फार्मा स्पेस जो है ना इस वक्त काफी पेन में है। एक बार ये भी बताइएगा आप,
राजेश पालवे जी, कैडिला हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, इनमें अब एक बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। लुक एट ग्लेनमार्क, अब ये पूरा का पूरा ब्रेस टूटता हुआ 493, यहां पे क्या 440 450 तक का डाउन साइड खुल रहा है इस स्टॉक में। अगर ये लेवल भी ब्रीच हो गया 493 का, तो कितना सीवियर पेन देख रहे हैं यहां पर। तो वीरेंद्र जी, स्ट्रक्चर तो वीक बना हुआ, ये स्टॉक में जो भी रिकवरी मिली काफी हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। स्टॉक में जो रिकवरी हमने पिछले दिनों में देखी, वापस से इसमें 520 की जोन में 520 530 की जोन में सप्लाई बना हुआ है। हमें लगता है कि स्ट्रक्चर तो वीक है और जिस तरीके से वापस इसमें एक सेलिंग बनते हुए दिख रही है, अगर ये स्टॉक 590 के लेवल को तोड़ता 490 के लेवल को तोड़ता है तो फिर इसमें लोअर साइड का टारगेट बनेगा 460 की तरफ। तो शॉर्ट का ट्रेड ही रखना है और ये मार्केट में जिस तरीके से सप्लाई बनी है, सेलिंग आया है, तो जो भी वीक स्ट्रक्चर है वहां पे सबसे पहले एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है इसको यहाँ से 500 रुपए के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहिए। लोअर साइड टारगेट हमें लगता है आना चाहिए करीब 475 से 470 तक के। तो ग्लेनमार्क को शॉर्ट किया जा सकता है। इवन अगर कोई पुट लेके ट्रेड करना चाहे तो 490 के स्ट्राइक का पुट भी बाय किया जा सकता है, जो कि अब 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 12 रुपए से 14 रुपए तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रख लें इसमें करीब 3 रुपए का। थी आपके सामने फिलहाल ग्लेनमार्क पर आती हुई। वीरेंद्र जी, ओवरऑल 268 अंक नीचे आपके सामने निफ्टी 17,590 के आसपास। डायरेक्टर साहब, अगर आप हमारा हीट मैप दिखा पाएं तो बढ़िया रहेगा। 1.5% नीचे आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा और यहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा अब बेयर्स के फेवर में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये देखिए, बढ़ने वाले शेयर्स में से आपको सरकारी एनर्जी स्पेस पहले 5 पायदान जोड़ती हुई दिख रही है हरे निशान में। थोड़ी बहुत मोमेंटम आपको मेटल क्षेत्र में आता हुआ JSW स्टील और टाटा स्टील पर। बाकी बहुत ही मुश्किल से आपके सामने लीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज हरे निशान में किसी तरीके से अपने आप को पकड़ते हुए दिख रहे हैं। चेहरा लाल है और बहुत जबरदस्त मुनाफा वसूली फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। जहां पर भी काउंटर्स पर आपने तेजी पकड़ी थी, चाहे वो बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, ये आपको 4-4-3-3% के लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। टेक महिंद्रा आपके सामने, TCS और इन्फोसिस और HCL टेक पर भी ठीक ठाक पैसा आपको बाजार वापस लेता हुआ दिख रहा है। एसईजी के हिसाब से यहां पर आपको एक पोजीशन बनानी चाहिए निफ्टी में लॉन्ग साइड पर। देखते हैं ये व्यू जो उनका था अभी 10 मिनट पहले, क्या फिलहाल कंटिन्यू करता है या नहीं। एसईजी बताइए, क्या रणनीति यहां पर लगती है? अगर डिप खरीदना है तो कौन सा ऑप्शन और कौन सा हफ्ता आपको पसंद आता है निफ्टी में? नहीं सर, डेटा इज टर्निंग bearish right now, at least for today, tomorrow. I think we should wait for some time. मैं चाहता हूं कि निफ्टी का क्लोज जो हो 17,630 640 के रेंज के ऊपर हो एंड बैंक निफ्टी का जो है वो 500 के ऊपर एटलीस्ट हो। एज ऑफ नाउ लॉन्ग बनाने का आई डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रूडेंट आइडिया। मे बी विल सी अनदर राउंड ऑफ सेल अप बिफोर वी गेटिंग स्टेबलाइज्ड, बट या अभी लॉन्ग नहीं बनाना जब तक निफ्टी बैंक इज नॉट अबव 500 550 लेवल। वाकई इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो जैसे कि असित ने कहा कि लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। एक बार मार्केट ने मैसेज दिया है कि बॉस मैं सॉफ्ट हूं तो लेट्स रिस्पेक्ट इट, और एक बार आप पुट राइटर का जोन आने दीजिए कि भाई अब वो क्या हो सकता है। वो हो सकता है करीब करीब 17,500, क्योंकि वहीं पे इस वीक मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा पुट्स का OI कंसंट्रेशन है और 18,000 की कॉल का OI कंसंट्रेशन है। खैर, अब कुछ और स्ट्रक्चर्स लेके आइए जिनमें वीकनेस बढ़ती हुई। अभी ग्लेनमार्क का जिक्र हुआ था, वो डे लो पर आ गया। एक स्टॉक और जिस पे थोड़ा सा आप सचेत हो जाइए एज अ लॉन्ग ट्रेडर, अगर आपके पास लॉन्ग है और होल्डिंग है, और दूसरा अगर आप एक शॉर्ट ट्रेडर हैं तो आपको एक ग्रिप लेनी चाहिए या फिर शायद ग्रिप मिल सकती है। वो है डॉक्टर लाल पैथलैब। 3635 का लेवल है और आप समझ लीजिए कि 29 जुलाई यानी पूरी अगर आप देखें अगस्त सितंबर की सीरीज का जो बेस था वो था इसका 3710 और 3680, वो टूटा है। 1020 का नेगेटिव क्रॉसओवर है, 50 टेमर वॉलेट हो गया, और जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है वो काफी नीचे आता है। पालवे साहब, आज आपसे मैं सारे शॉर्ट की ट्रेड पूछ रहा हूं या फिर नेगेटिव व्यूज पूछ रहा हूं। एक बार 3721, अगर 3621 बात करते करते
यहां पे कितना डाउनसाइड खुला है और शॉर्ट लेने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? क्योंकि स्टॉक में 20-50 डे मूविंग एवरेज दोनों लेवल्स को तोड़ के अब ये स्टॉक कंफर्मेशन दे रहा है कि अब ये और भी यहाँ से नीचे जा सकता है। जिस तरीके से सप्लाई बना है पिछले 3 दिनों में, जिस तरीके से स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली, एग्जैक्टली देखे तो 20 डे मूविंग एवरेज ही रेजिस्टेंस जैसा काम करके वहां से उसने स्टॉक में एक सप्लाई बनाया है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में 3580 इवन 3570 तक की भी लोअर साइड की हमें यहाँ से लगता है कि जगह बनती हुई दिख रही है और वहां तक ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो शॉर्ट करना है 3655, ये ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस होगा। लोअर साइड टारगेट होंगे 3570 3560 तक के। यहां पर आपके सामने एक सेल कॉल आता हुआ डॉक्टर लाल पैथ लैब पर। फिलहाल 250 अंक नीचे निफ्टी 17600 पर बुल्स और बेयर्स फिलहाल पोजीशनिंग के लिए लड़ते हुए, और हम लोग 790 का लाल निशान ट्रैक कर रहे हैं, 780 का लाल निशान ट्रैक कर रहे हैं बैंक निफ्टी पर 37390 पर। चलिए अब ऐसा करते हैं, 2 मित्रों को जोड़ते हैं। हमारे साथ रचना जी जुड़ रही हैं और श्रीकांत चौहान साहब अपने स्टॉक कॉल्स के साथ आपके सामने फिलहाल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बारी रचना जी की। नमस्कार रचना जी, बताइए क्या मोमेंटम ट्रैक कर रही हैं आप बाजार में, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? क्या इस डिप को खरीदना है या यहां पर एक सेल कॉल लेना है? क्या रणनीति आपकी? जी गुड आफ्टरनून। और हमारा तो मोमेंटम की तरफ झुकाव जो था कल से ही नेगेटिव साइड पे था, और बीटीएसटी की जगह पे भी हमने एसटीबीटी दिया था कल माइंडट्री में, और आज भी हम नेगेटिव साइड पे एज ऑफ नाउ कंटिन्यू करना चाहेंगे। यस, आगे जाके ये सब के बाय होंगे बट नॉट एज ऑफ नाउ। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरा शॉर्ट कॉल रहेगा आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में, और बैंकिंग वैसे भी अंडर परफॉर्मर था एज अ सेक्टर, तो शुड बी वर्किंग वेल ऑन द डाउन साइड। और फ्यूचर्स के हिसाब से हालांकि थोड़ा आगे निकल चुका है बट फिर भी फर्दर फॉल आ सकता है, जो इसको 700 की तरफ और 695 की तरफ और 690 की तरफ लेके जा सकता है। ऊपर वाली साइड पे एसएल होना चाहिए 718 की तरफ। ओके, तो अब आई बैंकों में शॉर्ट कॉल। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखें पहली शॉर्ट कॉल है आपकी स्क्रीन पे, और ये रचना जी के सौजन्य से है। 700-695 का लक्ष्य है। अच्छा, एक बात है, जरा प्लीज 2 चार्ट्स स्क्रीन पे लेके आइए, उसके बाद श्रीकांत जी के पास चलेंगे। आज दिवीज लैग की जो कैंडल बनी है ना, उसने कहीं ना कहीं मात दे दी है डॉक्टर रेड्डीज की 27 जुलाई की कैंडल को। ह्यूज 3 दिन में वो सप्लाई आई है कि 5300 रुपए से 4721 पे स्टॉक आया। वाइल्ड कैंडल, सुपर वाइल्ड कैंडल, और वाकई फार्मा में जो बेस है वो वॉलेट हो रहे हैं। अब चलते हैं श्रीकांत जी के पास। श्रीकांत जी नमस्कार। थोड़ी सी अगर आप देखें तकलीफ दे ये सॉफ्टनेस है, और ये थोड़ी सी अगर आप देखें कंट्रोल्ड फॉल होता और अपने ऑप्शन पॉइंट्स को थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहा होता तो डिप्स को बाय करने का मन भी करता। आपकी अप्रोच क्या है? आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सॉफ्टनेस को, और आपके ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी में जो आज गिरावट बनी है वो नो डाउट कि एक अच्छा टेक्निकल सेल ऑफ भी बना है, क्योंकि अगर आप 2 दिन में अगर आप देखें तो काफी अच्छा एक डबल टॉप जैसा मार्केट में फॉर्मेशन बनाया था, और जो सबसे बड़ा दिग्गज सेक्टर था आईटी, वहां पे हमने शूटिंग स्टार देखे थे फ्राइडे के दिन में। तो क्लियर था कि आईटी स्टॉक्स में आने वाले दिनों में एक बिकवाली बन सकती है। और इसके बाद आज अगर आप देखें तो हमने जो एक अनयूजुअल एक रैली देखी है बॉन्ड में, यानी जो 10 ईयर बॉन्ड्स थे वो 1.45 के करीब थे, वो जंप करके 1.55 के करीब गए हैं। तो एक बात क्लियर है कि ये जो बॉन्ड यील्ड बढ़ा है उसके पीछे बैंक सेक्टर में भी और बिकवाली बनेगी, या तो एटलीस्ट इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो और बढ़ेंगे। और मुझे लगता है इसी वजह से मार्केट में एक अच्छा प्रेशर बना है। और जैसे आपने बताया वैसे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना एडवाइजेबल नहीं है, और मुझे लगता है एटलीस्ट आज के ओवरनाइट के लिए मुझे लगता है कि एक दिन और स्किप करना चाहिए। अगर कल मार्केट अगर खुलते ही अगर 17,400-450 के करीब अगर आता है, जहां पे मार्केट के लिए 20 दिन के एवरेज का सपोर्ट है, अगर वहां पे अगर मार्केट मिलता है तो हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म व्यू से बिल्कुल वहां पे बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से निफ्टी को बाय करने की चेष्टा ना करें। तो ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड है आपके हिसाब से श्रीकांत जी? है कि ओवरनाइट रिस्क बिल्कुल रहेगी, और अगर बॉन्ड यील्ड अगर ऐसे अनयूजुअली बढ़ता है तो हमने देखा है कि एक बार यूएस और गिरता है तो कल हमें इंडेक्स में डाउनफॉल मिल सकता है। लेकिन यस,
स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे स्टॉक है कि जहां पे हमें लगता है कि अच्छा एक रिबाउंड देखने मिल सकता है और जहां पे अच्छा एक मोमेंटम बना है कि जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है जो 430-35 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा एक क्लासिक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और हमें लगता है कि ये स्टॉक 460-70 के लेवल्स दिखा सकता है। आज के भारी बिकवाली के बाद भी इसमें हमने बड़ी बिकवाली नहीं देखी है, तो करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। 425 का स्टॉप लॉस रखे, 455 460 के टारगेट्स हम आने वाले 1 या 2 दिन में देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपका मूड कुछ ना करने का हो तो आराम से शांति से अपने सोफे पर बैठिए और मिलिए श्री नितिन सूद साहब से। आप हैं CFO PVR लिमिटेड के, हमारे देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स सिनेमा कंपनी, और बहुत बढ़िया तरीके से PVR अपने आप को तैयार कर रहा है उस अनलॉक और ओपनिंग अप ट्रेड के लिए जो आपको अब मध्य अक्टूबर या कुछ ही समय अगले 10-1 दिन में दिखता हुआ लग सकता है। हमारे साथ सूद साहब जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बढ़िया मोमेंटम आपके स्टॉक में, बताइए किस हिसाब से आप अक्टूबर को देख रहे हैं? कितने सिनेमाघर खुलेंगे महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में, और कितनी पिक्चर्स लाइंड अप हैं? लगभग 18 महीने हो गए सिनेमा हॉल के अंदर की सीटों पर बैठे हुए। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक काफी दर्शक 18 महीने से सिनेमा घरों में नहीं गए हैं। लकीली हमारा अनलॉक अगस्त से स्टार्ट हुआ है। काफी स्टेट्स ने परमिशंस ऑलरेडी ग्रांट कर दी हैं सिनेमा हॉल को खोलने के लिए। तो लगभग 4 स्टेट्स बची हैं इस समय कंट्री में जहां पे सिनेमा घर नहीं खुले हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ी स्टेट है और सबसे रेलेवेंट स्टेट है, बिकॉज वो हिंदी फिल्मों का लगभग 25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। तो जो वीकेंड पे अनाउंसमेंट आई महाराष्ट्र के सिनेमाघरों के खुलने की 22 अक्टूबर, डिफाइनिंग मोमेंट है हमारे लिए 18 महीने के बाद, क्योंकि सारी हिंदी फिल्मों का रिलीज कैलेंडर अनाउंस हो गया जैसे ही महाराष्ट्र का खुलना अलाउ हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 850 स्क्रीन PVR जो ऑपरेट करती है उसमें से 650 से 650 स्क्रीन लगभग ऑलरेडी खुल चुकी हैं, और महाराष्ट्र, असम और केरला ये सिर्फ 3 स्टेट्स रह गई हैं जिसमें लगभग 200 स्क्रीन हमारी हैं। वो भी 22 अक्टूबर जब से महाराष्ट्र की अनाउंसमेंट आई है सिनेमा घर खुलने के लिए, हम बिल्कुल तैयारी में हैं और कोशिश करके 22 अक्टूबर को सारे सिनेमा अपने खोल देंगे। जी सूद साहब, ये अच्छी खबर है कि 22 अक्टूबर को आप अपनी, अगर आप देखें, फुल कैपेसिटी से ऑपरेट करना शुरू करेंगे। महाराष्ट्र स्पेशली अगर आप देखें हिंदी मूवी के लिहाज से, अगर आप देखें काफी महत्वपूर्ण है। ये बताइए कि पूरा महाराष्ट्र आपके टोटल रेवेन्यू मिक्स में कितना कंट्रीब्यूट करता है? जब आप 22 अक्टूबर से फुल फ्लैज तरीके से ओपन होंगे तो आपके ये रेवेन्यू का कितना बड़ा हिस्सा है? और दूसरी चीज, अभी जो शैल जी ने भी प्रश्न अपने कहीं ना कहीं उसको मेंशन किया, सिनेमा हॉल्स कितने कंटेंट के साथ तैयार हैं? एक पशुपेश थी कि भाई कंटेंट बहुत नहीं है, अभी कंटेंट की स्थिति क्या है? ये 2 सवाल मेरे। तो महाराष्ट्र ओवरऑल रेवेन्यू को लगभग 20 से 25% कंट्रीब्यूट करता है, बट महाराष्ट्र का रिलेवेंस उससे भी बड़ा इसलिए है क्योंकि जो हिंदी फिल्म बिजनेस है वो महाराष्ट्र के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज हिंदी फिल्मों का 25% रेवेन्यू लगभग महाराष्ट्र से आता है। तो जब तक वो मार्केट नहीं खुलेगी, नई हिंदी फिल्मों का रिलीज नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर्स के लिए काफी नुकसान है महाराष्ट्र मार्केट के बिना खुले फिल्मों को रिलीज करने के लिए। सो इस वेलकम अनाउंसमेंट के बाद आपने वीकेंड पे काफी फिल्मों के अनाउंसमेंट सुनी होगी। इनफैक्ट अभी सिचुएशन ऐसा है कि पिछले 1-1.5 साल का इतना ज्यादा बैकलॉग है कि हमें अगले 6 से 8-9 महीने तक कोई भी वीक नहीं मिलेगा जहां पे अच्छी फिल्में ना रिलीज हो रही हो। सो कुछ बड़ी फिल्में जिसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, वो उसमें सूर्यवंशी है जो दिवाली पे रिलीज हो रही है। फिल्म जर्सी है जो 31 दिसंबर को रिलीज हो रही है। उसके अलावा लाल सिंह चड्ढा वैलेंटाइंस डे पे है। पृथ्वीराज जनवरी में अनाउंसमेंट है, और 83 की अनाउंसमेंट क्रिसमस पे हुई है। तो बहुत ही शानदार लाइनअप है फिल्मों का, जो दर्शकों ने मिस किया है पिछले 18 महीने में। आई थिंक सिनेमाघर कोशिश करेंगे वो सब मेकअप करने के लिए,
अगले 9 से 12 महीने में बहुत ही अच्छी लाइनअप है फिल्मों की जो आपको आगे देखने में मिलेगी। डायरेक्टर साहब, एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत कीजिए सूद साहब के लिए। हालांकि उनको पीवीआर के स्टॉक प्राइस की क्या झलक दिखाएं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर पल्स पर कोई व्यक्ति इस स्टॉक को ट्रैक करता होगा तो वो नितिन जी होंगे। आपने नितिन जी पिछले ये समझिए साल भर में एक राइट्स इशू किया, उसके बाद QIP किया और अपनी जो बैलेंस शीट है उसको बिल्कुल मजबूती से रखा उस दौरान जब ज्यादातर सिनेमा हॉल्स बिल्कुल बंद रहे। बताइए ऐसा क्या पसंद आया होगा उन निवेशकों को जिन्होंने पैसा डाला कि 18 महीने बिजनेस बंद रहा लेकिन स्टॉक मुस्तैद रहा चार्ट्स पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आई थिंक कोविड अनयूजुअल पीरियड था बिजनेस के लिए। बिजनेस के फंडामेंटल में कोई भी चेंज नहीं हुआ बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री है हम, और हम सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड थे। बाहर जाने की जगहें बंद थी, तो हमें अनफॉर्चुनेटली इसका ब्रंट महसूस हुआ बिकॉज सिनेमा घर बंद रहे। बट फंडामेंटली बिजनेस में कोई भी चेंज नहीं है। आई थिंक हम मैनेजमेंट और सारे इन्वेस्टर्स इसमें बिलीव रखते हैं कि इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ एंटरटेनमेंट आपको इंडियन सिनेमा में मिलती है वो वर्ल्ड क्लास है। इतने अच्छे सिनेमा घर, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आपको कहीं नहीं मिलती। इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज्यादा फिल्में बनती हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फिल्में इंडिया में बनती हैं। भिन्न लैंग्वेजेस में बनती हैं, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु। तो हमारा वाइब्रेंट इकोसिस्टम है फिल्में देखने का। कोविड की वजह से जो टेम्परेरी हॉल्ट पे था, और सभी इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट का यही बिलीफ है कि जैसे ही कोविड कंट्रोल में आएगा सब दर्शक वापस सिनेमा घरों में आएंगे और ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना चाहेंगे लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर्स को। आई थिंक मुझे लगता है कि इसी बिलीफ ने स्टॉक को स्टेडी रखा। इसके अलावा मैनेजमेंट ने काफी एक्शंस लिए, अपने कॉस्ट कंट्रोल के कॉस्ट को चेक में रखा, कैश बर्न को लो रखा। और जैसे आपने कहा, हमने 2 फंड रेजेस किए कोविड के बीच में, एक राइट्स इशू किया और एक QIP किया। कोशिश रखा कि अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रांग रखें ताकि जब हम रिकवरी फेज में आए हमारे ऊपर बहुत ज्यादा डेट ना हो। और हमने कोशिश की है कि जितना भी हमारा नुकसान हुआ है पिछले 15 से 18 महीने में, वो हमने कैपिटल रेज करके फंड किया और बैलेंस शीट को स्ट्रांग रख के किया ताकि हम तैयार रहें कि बिजनेस एकदम स्ट्रांगली बाउंस बैक कर सके। ओके, चलिए अभी आपसे बहुत सारी बातचीत होनी है सर, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट चेक लेते हैं। एग्जैक्टली आप देखिए इंडिसेस क्या कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, जरा प्लीज इंडिसेस लेके आइए। निफ्टी बैंक और निफ्टी स्क्रीन पर आप देखिए, इंडिसेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी करीब 17,636, तो स्लाइड रिकवरी आप देखें लोअर लेवल से वर्सेस 582, करीब आप समझ लीजिए कि 50 अंकों की रिकवरी लोअर लेवल से आई है। सूद साहब एक बार बताइएगा कि वाकई अगर आप देखें कोविड वेव 2 तक आते अगर आप देखें जो बिजनेस काफी सेंटिमेंट हर्ट हुआ था, अब ये प्रक्रिया आ रही है कि धीरे धीरे सिनेमा हॉल्स फिर खुल रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में या फिर इस पूरी समय अवधि में आपकी जो रेंटल पेमेंट्स थी और आपकी जो बातचीत हुई, नेगोशिएशंस हुई, मार्च 2020 से लेकर अब के पीरियड की जो रेंटल पेमेंट्स हैं उस पे क्या सब्सटेंशियल ड्रॉप आया है? क्या आपकी जो कॉस्ट थी उसमें कुछ कमी आई है नेगोशिएशंस के बाद? तो अगर आप देखें, हमने जब अपने पिछले साल के नतीजे डिक्लेयर किए, लास्ट ईयर हम काफी टाइम तक सिनेमा सर्किट बंद रहे, हमें कुछ महीने खुलने के लिए अनुमति मिली थी, लेकिन कंटेंट रिलीज नहीं हुआ ज्यादा उस समय। तो हमने अपने लैंडलॉर्ड पार्टनर्स के साथ डिस्कशन करी और उन सभी लैंडलॉर्ड पार्टनर्स ने हमें रिबेट एक्सटेंड किए। तो अगर आप देखें, पिछले साल हमारा रेंट का खर्चा लगभग 70 से 75% कम था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हमें उतने रेंट की रिबेट मिली अपने सारे लैंडलॉर्ड पार्टनर्स से। करंट ईयर में वो डिस्कशन इन प्रोग्रेस है और हमें उम्मीद है कि हमें सिमिलर रिबेट मिलेगी जिस पीरियड में हम शटडाउन थे, और कुछ पूरा रेंटल का वेवर मिलेगा। सो सेम सिचुएशन इस साल भी कंटिन्यू है, और जैसे बिजनेस बाउंस बैक करेगा, जब आप नॉर्मलिटी पे जाएंगे, तब तक हम रिलीफ की उम्मीद रखते हैं अपने लैंडलॉर्ड पार्टनर्स से। नितिन जी, आप हमारे साथ जरा जुड़े रहिए। थोड़ा इंडेक्स में बढ़िया बाउंस बैक रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से आता हुआ, जरा उसको एक बार स्क्रीन पर मार्क करते हैं।
फिर आपसे सवालों का सिलसिला जुड़ा रहेगा। 17,645 आपके सामने निफ्टी, और दिन का लो जो था वो था 17,576। आपके सामने इंट्राडे चार्ट्स प्रस्तुत किए जाएंगे निफ्टी का, और यही बाउंस आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल निफ्टी अब 200 अंक नीचे रह चुका है, 17,646। तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपके सामने आती हुई, और इंट्राडे चार्ट्स में आप देख रहे हैं कि जो दिन का न्यूनतम लेवल है वहां पे जो मूविंग एवरेजेस हैं, अब निफ्टी उनके ऊपर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सूद साहब, चर्चा अब इस बात की भी है, अगर आप परेशानी से उभर पाए तो बहुत सारे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स हैं जिनको आपसे ज्यादा परेशानी हुई, ना उनके पास मजबूत बैलेंस शीट थी और ना ही आपकी तरीके का ब्रांड नेम। जिस हिसाब से ये बाजार खुलता हुआ दिखता है, क्या कई स्क्रीन ओनर्स आपसे जुड़े हुए हैं? कुछ कंसोलिडेशन आपको होता हुआ दिखता है इंडस्ट्री में, और जहां पर पीवीआर के लाइनअप्स जो हैं नंबर ऑफ स्क्रीन्स के वो बढ़ते हुए दिखेंगे? थोड़ा मुश्किल है सवाल का जवाब देना। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेशन डेफिनेटली होगा, बिकॉज जैसे ही इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, छोटे ऑपरेटर्स के लिए मुश्किल है। एंड आपने सही कहा कि काफी छोटे सिनेमास घरों को काफी दिक्कत हुई, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो सरवाइव कर सकें। हो सकता है कि कुछ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद भी हो जाएं जो कोविड से ना रिकवर कर पाए और जहां पे बिजनेस टफ हो। तो पूरी पिक्चर आई थिंक जब बिजनेस रीस्टार्ट होगा तभी पता चलेगी, बट चांसेस हैं कुछ छोटे स्मॉल सिंगल स्क्रीन्स परमानेंटली शट हो जाएं। इसके अलावा छोटे ऑपरेटर्स को, बिकॉज उनके पास कैपिटल नहीं थी और टफ था सरवाइव करना कोविड में, एक बात तो तय है कि उनके पास ग्रोथ के लिए कैपिटल नहीं बचेगी और उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा नई स्क्रीन्स ऐड करना। तो कंसोलिडेशन इस तरीके से भी पॉसिबल है कि सिर्फ बड़े ऑपरेटर ही बल्क ऑफ जो नई स्क्रीन्स बने वो ही नई स्क्रीन्स पे खर्चा करें और उन्हें बनाएं और ऑपरेट करें। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंसोलिडेशन होगी। इस समय कहना मुश्किल है कि छोटे प्लेयर्स कभी बड़े प्लेयर्स के साथ कंसोलिडेट करेंगे कि नहीं। पॉसिबल है ओवर मीडियम और लॉन्ग टर्म वो भी देखने को मिले हमें। पास्ट में हमने देखा है कि छोटे ऑपरेटर्स ने कंसोलिडेट किया है बड़े ऑपरेटर्स से, बट उस पर कॉमेंट करना इस समय बड़ा मुश्किल है। वो सिचुएशन आगे कैसे इवॉल्व होगी वो देखना पड़ेगा। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल सूरत हाल पीवीआर का मैनेजमेंट का है। और सूद साहब, बड़ी उत्सुकता हमारे न्यूज रूम में है ये जानने की कि फूड और बेवरेज जो आपका लगभग 30-33% रेवेन्यू देता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल यूनिट है, क्या इस बार आप पॉपकॉर्न के प्राइसेस कम करेंगे ताकि लोग आएं और रिवेंज मूवी वॉचिंग देखें और साथ ही साथ सस्ते पॉपकॉर्न का भी लुत्फ उठाएं? मैं प्राइसिंग के क्वेश्चन पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज वो हमारी ऑपरेटिंग टीम डील करती है। बट जो भी सिनेमा को ऑपरेट करने के लिए जो भी सही दाम है, वेदर टिकट प्राइसिंग का या F&B प्राइसिंग का, हमारी कोशिश रहती है कि हमारी कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा आइटम्स कंज्यूम करें सिनेमाज में। इनफैक्ट जो इनिशियल हमने साइंस देखे हैं कुछ शहरों में जहां पे सिनेमा खुल गए हैं, आई थिंक जैसे आपने कहा लोगों की स्पेंडिंग में कोई भी कमी नहीं है। इनफैक्ट स्पेंडिंग पैटर्न्स काफी अच्छे हैं F&B पे, और हमें काफी उत्साह दिख रहा है कि जो लोग काफी टाइम से घरों से नहीं निकले थे वो वापस आके सिनेमा पे और स्पेंडिंग पे खर्चा करने वाले हैं। तो अगर आशीष जी न्यूज रूम में सुन रहे हो तो सूद साहब का किसी भी तरीके से रुझान नहीं है पॉपकॉर्न के प्राइसेस कम करने का, आशीष जी, तो समझिए वो जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो मजबूती से आपको चलती हुई दिखेगी। नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनी के जो आगे आने वाले समय के 2 या 3 तिमाही हैं उन पर आपने टिप्पणी करी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। चलिए वापस बाजार से आपको ताल्लुक करवाते हैं। अब निफ्टी में एक बढ़िया रिवर्सल आता हुआ, डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर। 17,670 आपने इस इंडेक्स को 90 अंक दिन के लोवेस्ट लेवल से रिवर्स करते हुए देखा है। लेके आइए जेबी केमिकल्स एंड फार्मा। हम लोगों ने ये काउंटर आशीष जी की तरफ से
1890 1880 के आसपास पकड़ा था। देखिए प्राइस आपके सामने क्या है। फिलहाल यहां पर दिन का उच्चतम लेवल 1928 लगता हुआ और इस काउंटर में अभी काफी दम बचा है। देखते हैं किस हिसाब से ये 1937 तक का सफर और उससे आगे आने वाले समय को कैसे बिताता है। बढ़िया रिकवरी आपको दिन के न्यूनतम लेवल से निफ्टी और बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है। वीरेन जी, शैल जी, कुछ अगर आप देखें तो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। मैं एक जाते स्टॉक्स अच्छा स्टॉक है वो मेंशन कर जाता हूं जो कि अच्छा कर रहा है। एक तो हो गया डेल्टा कॉर्प 257.70 डे हाई पर और मल्टी ईयर हाई पे, और एक बहुत ही डिसेंट ब्रेकआउट है, उस पर टेक जरूर लेते हैं। पालवे साहब जाते थे, जरा सुब्रोस को देखिएगा एक बार। 346.85 राजेश पालवे जी, 346.25 ये जनवरी 2021 यानी करीब करीब 9 महीने की पूरी चैनल को काटता है। मेरे स्क्रीन पर प्राइस है 346। इस पे जरा एक टेक दीजिएगा, नॉट एग्जैक्टली डे ट्रेड, एक स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। तो बिल्कुल चार्ट पैटर्न तो काफी स्ट्रांग लग रहा है। अब यहाँ से जिस तरीके से एक्शन आया है स्टॉक में, तो बिल्कुल मंथली चार्ट पे भी ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज की क्लोजिंग में अगर ये 355 360 के ऊपर अगर ये बंद करता है तो मंथली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। और फिर ये स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके से एक बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इस पे होते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक में 390 400 तक की भी अपसाइड खुलते हुए दिखेगी। सो ओवरऑल एक नेरो रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये दर्शाता है कि स्टॉक में जो भी सेलिंग थी वो एक रेंज में एब्जॉर्ब होते हुए दिख रही। करंट लेवल से 345 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट होंगे इसके 380 से 390 के। ओके, आपकी स्क्रीन पे अब 353 पर आप देखें स्टॉक आ गया। बात करते करते 354 है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। लेने की कोशिश कर रहे हैं। चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बातचीत करने के लिए। चंदन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, आपकी अप्रोच मार्केट्स पर, आपका कोई कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? बिल्कुल, देखिए वीरू, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रही और बट अच्छी बात यह है कि बाजार में वापस एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। आप देखोगे 17,580 एक अहम लेवल है और वहां से लगभग 100 पॉइंट ज्यादा रिकवरी हुई है। तो उठापटक तो रहेगा, बट ऐसा मानना है कि ओवरऑल मेजर 17,550 580 सपोर्ट का काम करेगा और अब 17,900 निकालना 2 दिन के लिए मुश्किल रहेगा। तो इस दायरे में कामकाज देखने को मिलेगा और वॉलेटिलिटी यहाँ पे बिल्कुल बाजार में बनी हुई रहेगी। देखिए ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ फोकस करें तो पीएसयू यूनिट्स है, वहां पे पूरा फोकस है। पीएसयू में चाहे आप कोल इंडिया की बात करें, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आईओसी, बीएल, इन सारे काउंटर पे फोकस करना चाहिए। तो मैं बीएल पे नजर डाल सकता हूं। बीएल में मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 206 के स्टॉप लॉस से 217 218 तक का लेवल यहाँ पे आपको बनना चाहिए। अब वापस असित जी से जुड़ते हैं। आपने शुरू में राय दी थी कि ये बाय ऑन डिप का मार्केट है। असित जी बताइए क्या कीजिएगा? ये हाथ से निकलता हुआ 17,700 आपके सामने, कुछ खरीदना है क्या निफ्टी पर? सर हम निफ्टी का 17,700 का कॉल देख सकते हैं, जो कि अभी 85-90 के रेंज में चल रहा है। अभी अगर हम इसको ट्राई करते हैं स्कैल्प करने के लिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 60, मुझे लगता है यहाँ से आज का जो लो है वो रिस्पेक्ट देगा एंड वी विल सी अराउंड 120-125 में भी। बट पोजिशन साइजिंग कम करके रखना चाहिए क्योंकि थोड़ा वोलेटिलिटी रह रहा है। अग्रेसिव होकर नहीं लेना है, बट छोटे पोजिशन साइज से हम इसको ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 60। 17,700 का कॉल इसी हफ्ते का एक्सपायरी। चलिए 17,700 का कॉल इसी हफ्ते के एक्सपायरी का मतलब आपके सामने 2 या 3 दिन बचे हैं इस ट्रेड को समेटने के लिए। फिलहाल 82 रुपए पर यह कॉल आपको मिलती हुई दिख रही है और कुछ ही समय में ये इन द मनी होती हुई दिखेगी। 17,700 आपके सामने कॉल है और 17,696 फिलहाल इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब लेके आइए जेबी केमिकल्स फार्मा स्क्रीन पर। ब्रेकआउट बहुत ही शानदार तरीके से होता हुआ 1950। चंदन तपड़िया साहब को जोड़ेंगे। चंदन जी, ये कॉल आपके मित्र सुबह सुबह आशीष चतुर्मोता साहब देते हुए गए थे लॉन्ग साइड पर। अब बताइए ये काउंटर कहां जा रहा है? जी बिल्कुल, ये काउंटर काफी अच्छा मेरे को लग रहा है और इवन इस काउंटर को 2 दिन से रेडार पे, जब इसने डेली चार्ट पे एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2 दिनों में आप देखोगे वॉल्यूम्स स्पाइक हुए हैं। लगभग यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है नॉर्मल वॉल्यूम से 3 से 4 गुना है।
इवन आप RSI को देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छा प्राइस सेटअप इस काउंटर में आप देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो सेटअप बना है बिल्कुल यहाँ से स्टॉक को 100 रुपए की तेजी दिलाएगा। मौजूदा स्तर 1950 के आसपास लीजिए, 1905 का स्टॉप लॉस, 2050 तक के अपसाइड आपको यहाँ पे जेबी केमिकल में बने। किसी को इवन डिलीवरी भी लेना है तो 2300 तक के लेवल मिल सकते हैं। BTST ट्रेड भी जेबी केमिकल में किया जा सकता है। ये रणनीति आपके सामने जेबी केमिकल्स पर आती हुई अब 1964 पर एक ब्लू स्काई टेरिटरी में ये गहरी, लंबी और हरी सांसें लेता हुआ आपके सामने काउंटर, लगभग 4.25 लाख शेयर यहां पर ट्रेड होते हुए शानदार ब्रेकआउट चंदन जी ने और असित जी ने आपको पकड़ के दिया, आशीष जी ने माफ कीजिए। चलिए, बिल्कुल सही मौका आपके सामने 3 बजने में मात्र 2 मिनट, और यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। जी नमस्कार। जहां तक कि मार्केट का सवाल है, डीलिंग रूम्स की तरफ से जो 2 आइडियाज वो शेयर कर रहे हैं वो मोरलेस बाय ऑन डिप्स है, क्योंकि हम मार्केट में देख रहे हैं वॉलेटिलिटी आज शायद एक्सपायरी की वीक की वजह से बढ़ी हुई है। DLF पे उनकी एक खरीदारी की राय है, बाय ऑन डिप्स, यहाँ वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। और इन जनरल उनको लगता है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में रोल ओवर अच्छे होने चाहिए, और उनको लगता है DLF में स्पेसिफिकली 425 से लेके 430 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इसी एक्सपायरी में, तो वो ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस भी आज डे हाई से लगभग 50-60 रुपए करेक्ट हुआ है, लेकिन डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ भी आपको लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिल रही है, और 1525 से लेके 1550 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ वो एक BTST स्ट्रेटेजी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। DLF और अदानी इंटरप्राइजेस अगर आप देखें ये बाय करके ला सकते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस की बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, हायर लेवल से नीचे आया, तो यकीन अगर आप देखें जो डीलर्स की बात हुई है उनसे कहते हुए कि DLF वैसे भी अगर आप देखें तो अपने एक ऑप्शन बेस पे आ गया था। दरअसल कल परसों की तेजी में 400 का पुट सबसे राइटर जो था वो काफी अग्रेसिव था, तो 400 के नजदीक जब आया तो इसमें री एंट्री की राय है। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं वसीम साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। वसीम साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। वसीम साहब, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे और एक्सपायरी के वक्त जब भी अगर आप देखें स्विंग आते हैं वो वाइल्ड आते हैं, चाहे वो ऊपर के हों नीचे के हों, आज आपने अपनी शॉपिंग लिस्ट में क्या शामिल किया सर? हाँ, गुड आफ्टरनून। पहले तो आपको बता दूं कि देखो 13,500-14,000 से मैं 13,500 से बॉश कह रहा था, आज न्यू हाई मारा है 16,229। अभी मैं सोचता हूँ आउट परफॉर्म करेंगे बॉश और ऑटो के स्टॉक्स। आज की मेरी लिस्ट में 2 बाइज हैं, और मैं आपको और भी बता दूं, गेल, NTPC, PFC, REC, PSUs पे मैं बहुत बुलिश रहा हूँ एंड दे हैव बीन एन आउट परफॉर्मर। आपका बाय है सर, पहला बाय है DLF, आपको 399 टू 401 भाव बढ़ गया है, लेकिन अगर आपको वहां मिले लीजिए, 425 का टारगेट है और इसमें मेरा 390 का स्टॉप लॉस है। दूसरा बाय है चोला फाइनेंस सेल विल कम विद द बेस्ट मार्जिन्स इन द लास्ट 18 क्वार्टर्स, क्योंकि CV साइकिल में प्राइसेस हैव गॉन अप ऑन द अनयूज्ड व्हीकल्स और वहां पे उनको बहुत ट्रैक्शन है। तो 557 और 60 के बीच में लीजिए, 548 का स्टॉप लॉस, 590 का टारगेट। 2 कॉल्स आपको मिलते हुए डिप्स में खरीदारी की राय, और अगर आप असित जी का साथ लिए और आपने वो 17,700 का ऑप्शन लिया, वो अब आपको चहकता हुआ दिखेगा शानदार तेजी में। 99 रुपए का आपके सामने स्क्रीन पर, और आपने यहां पर जो बाय कॉल आती हुई देखी थी वो थी मात्र 82 रुपए में। देखते हैं बचे हुए 29 मिनट में किस तरीके का मोमेंटम आपको स्क्रीन पर बनता हुआ दिखेगा। अब निफ्टी 17,441, दिन का लो 17,596 से एक आपने बहुत ही जबरदस्त बाउंस आते हुए देखा है। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, और अगर आप देखें 15-20 मिनटों में 2-3 स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। लुक एट सन फार्मा, करीब 768, कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत ही वीक और कुछ स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखें लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक, और वो है टोरेंट फार्मा, ये करीब 3100 के जोन में। ये पालवे साहब, सन फार्मा में आपका इंटरेस्ट बन रहा है क्या? इसका सबसे रीजनेबल डाउनफॉल था, और डाउनफॉल क्या कहूंगा मैं कहूंगा अभी भी ये ट्रेजेक्टरी में अपनी ट्रेड कर रहा है, और वेल अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज का लो भी 50 डे में है, और आपको याद होगा 21 सितंबर का लो भी 50 डे में था। इसके पुलबैक पर आपकी प्रतिक्रिया और कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स की अप्रोच?
जी, सन फार्मा का सेटअप देखें तो पिछले 4-5 वीक से एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम दूसरे फार्मा से कंपेयर करें तो ये स्टॉक की तो स्ट्रेंथ बनी हुई है, और जो रैली के बाद स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, ये दर्शाता है स्टॉक में हायर साइड का मूव बनते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल यहाँ से बाय करने की सलाह है। 760 ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके इसको बाय किया जा सकता है। ऊपर के टारगेट होना चाहिए इसके 785 से 790 तक के। अगर इसमें हम ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहे तो ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई, तो 770 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 6 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय करें। और इसमें 11 से 12 रुपए तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना होगा 3.5 रुपए का। सन फार्मा अगर आप देखें तो आप इस 770 की कॉल पे नजर रखेंगे। टोरेंट फार्मा लेके आइए स्क्रीन पर, 3108 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई के जोन में आके अगर आप देखें ट्रेड कर रहा है। और बैंकिंग स्पेस में एक स्टॉक लेके आइए, वो है कैनरा बैंक। एक बार कैनरा बैंक का चार्ट पेश करेंगे राहुल जी। आपके 2-3 स्टॉक्स अगर आप देखें काफी अच्छा कर रहे हैं। BHL ये आपके सौजन्य से आया था, अच्छा करता हुआ। एक बार कैनरा बैंक को देखिए, बीते 10 मिनट का इसका जो स्टैट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, 160 to 60। कोई कमेंट इस पे कैनरा बैंक पे? या रिलेटिव स्ट्रेंथ कैनरा बैंक में काफी बढ़िया रही है। आज के सेशन में बैंक निफ्टी एक टाइम पे 800 पॉइंट डाउन था, लेकिन कैनरा बैंक में एक तरह से कल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ। मेरे हिसाब से यहाँ पर 160 के स्टॉप लॉस से बाय ही करना चाहिए। मेरे को लगता है कि 170 का लेवल आपको कल या परसों के सेशन तक देखने को मिल सकता है। तो कैनरा बैंक बाय कीजिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ काफी बढ़िया है और स्टॉक अपने तकरीबन 5 से 6 सेशन का हाई निकालने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड बनता है 170 के लक्ष्य के लिए। नीति आपके सामने फिलहाल कैनरा बैंक पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब आपके सामने निफ्टी का इंट्राडे चार्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंट्राडे चार्ट प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर जो आप मूव देख रहे हैं दोनों काउंटर्स में दिन के लोज से बढ़िया मूव आता हुआ, साथ ही साथ ऑयल इंडिया और ONGC के आपको चलता हुआ दिखेगा पूरा ऑयल एंसिलरीज का यूनिवर्सल। सेलन एक्सप्लोरेशन 161.70 पर, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और ये पूरी की पूरी आपके सामने जो एंसिलरी स्पेस थी हमारे सीधा सौदा टीम के कप्तानों में थी। डायरेक्टर साहब इस वक्त नीरज जी और आशीष जी की टीम्स दिखाइए, देखते हैं किस तरीके से आपको मूव्स आते हुए दिख रहे हैं जो फिलहाल स्क्रीन पर दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए। ये देखिए 9% ऊपर हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, साथ ही साथ दिखाइए सेलन, यहां पर भी आप एक ठीक ठाक मूव आते हुए देख रहे हैं। ये नीरज जी की टीम पर नजर डालिए, माफ कीजिए आशीष जी की। आशीष जी आपने 10% का रिटर्न वेबसॉल एनर्जी, सेलन पर 4.5, रेमंड और ONGC पर 1.9 और 2.8% रिटर्न कमाया है। डायरेक्टर साहब नीरज जी की टीम पर भी नजर डलवा दीजिए, बढ़िया तेजी वहां पर आती हुई दिख रही है आपको अनेक स्टॉक्स में, खासकर सेलन, ऑयल इंडिया और ONGC में आप खासा मूव आते हुए देख रहे हैं। चलिए निफ्टी अब आपके सामने हल्का सा सुस्त होता हुआ, वो जो आपने अप ट्रेंड देखा था वो आपको 17,742 तक जाता हुआ और फिर मामूली सा आपको एक पुल बैक दिख रहा है लाल निशान पर। यहां पर श्रीकांत चौहान साहब को जोड़ दें। श्रीकांत जी, सन फार्मा जब जब इस स्टॉक की चर्चा होगी आपका नाम जुड़ेगा। जी क्यों मजाक कर रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो काफी सारे लोगों ने इसको रेकमेंड किया, नो डाउट कि हमने काफी रेकमेंड किया था पहले, लेकिन अभी ऐसा है कि ये स्टॉक अगर आप देखें तो काफी अच्छे आउट परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है। और इनफैक्ट अगर मुझे लगता है कि अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो अभी भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद कुछ महीनों में 1000 रुपए के करीब बिल्कुल जा सकता है। और अगर आप आज का भी इसका रेजिलियंस देखें तो एज कम्पेयर टू अदर फार्मा स्टॉक्स इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये 740-745 के लेवल्स मुझे लगता है कि होल्ड कर लेगा, और ऊपर में जो 800 के लेवल्स है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा फिर नेक्स्ट लेवल 850 के आते हैं। तो करंट लेवल से अगर सन फार्मा में अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो उसे बिल्कुल होल्ड करके रखें। और साथ ही साथ हमें लगता है कि बाकी फार्मा स्टॉक्स भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुके हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में या शायद 1 या 2 दिन में हमें अच्छा एक रिवर्सल फार्मा स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। फार्मा स्टॉक्स में आपको एक अच्छा सा रिवर्सल देखने मिल सकता है। सन फार्मा की बात हुई, उसके बाद टोरेंट फार्मा की बात हुई, ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें तो एक अच्छा पुल बैक जनरेट करते हुए लोअर लेवल से। और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें बिल्कुल ही वीकनेस में कोई राय नहीं है, जिनमें काफी वीकनेस है। एक काम करते हैं, अब ट्रेड्स को बटोरना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें कन्विक्शन ट्रेड्स और
मोमेंटम कॉल्स को लेना शुरू करते हैं। चंदन बताइए कि अगर पिक करके जाना हो, अब देखिए सॉफ्टनेस भी है, हायर लेवल से रिट्रेसमेंट भी है। अब इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को प्रीएम्प्ट करते हुए कि भाई एफआईएस ने सेलिंग करी है, डीआईएस ने सेलिंग करी है, ये नहीं मालूम, लेकिन बाजार ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग ठीक ठाक दे दी है। आप क्या पिक करके ले जाएंगे, शॉर्ट या फिर लॉन्ग? और लॉन्ग अगर है आइडिया तो कौन सा है आपका? निफ्टी ने जो एक राइजिंग चैनल चल रहा है उसके एग्जैक्टली लोअर बैंड ऑफ द सपोर्ट लिया है, और उससे पहले जो लास्ट टाइम सपोर्ट था वो 17,326 था। जो आज 580 का लेवल है वो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास है। तो मेरे हिसाब से इसलिए बाजार वापस नीचे के लेवल को होल्ड कर लेगा और 17,777 और 17,900 तक का अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ऑप्शंस या फिर स्प्रेड में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो दो काउंटर में फोकस रहेगा। एक तो मेरे को कोटक बैंक अच्छा लग रहा है, कोटक बैंक में यहाँ पे वापस स्ट्रेंथ लौट के नजर आ रही है, और जो प्राइस सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बाजार की अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो यहाँ पे 3 से 4% के स्विंग बनने चाहिए। 2025 के स्टॉप लॉस 2120 के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा एक बीटीएसटी के रूप में मैं डेल्टा कोप को सजेस्ट करना चाहूंगा। पूरा का पूरा मार्केट कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, ओपन अप थीम पे वो नहीं भूलेगा, तो डेल्टा पे खरीदारी की सलाह है। 249 का स्टॉप लॉस, 275 280 के टारगेट। तो कोटक बैंक और डेल्टा पे पूरी नजर है और ये बाजार को आउट परफॉर्म करते हुए भी नजर आएंगे। जो दो सबसे जबरदस्त हाई मोमेंटम हाई बीटा काउंटर्स थे, चंदन जी ने मोमेंटम ट्रेड्स शुरू होने से पहले ही अपनी मोहर लगा दी है। कोटक बैंक आपके सामने ऑलमोस्ट फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर 20,070 पर चहकता हुआ, और डेल्टा पर आप मूव देख रहे हैं 233 234 का। दोनों काउंटर्स अब यहां पर बढ़िया मोमेंटम में आते हुए 2125 का लक्ष्य आपके सामने कोटक पर और 280 का टारगेट डेल्टा पर। वीरेंद्र जी, ये हुआ शैल जी, आप देखें स्पेकुलेशन कैसे करते हैं, चंदन जी से सीखिए। स्पेकुलेशन के बादशाह डेल्टा कॉर्प को आप देखें, उनकी कॉल में शामिल कर लिया। अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं और ट्रेड्स लेते हैं। राहुल जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? जी वीरेंद्र जी, मेरा बीटीएसटी एक्चुअली जेबी कैम था, बट स्टॉक ऑलरेडी चल गया डिसाइड करने और देने में। आई थिंक यहाँ पर मेरी नजरें वापस कोटक बैंक पर ही रहेगी। कोटक बैंक ने क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई है। मेरे हिसाब से कोटक बैंक कल के सेशन में 2100 का लेवल क्रॉस करा सकता है। मेरा जो टारगेट है 20 का आ रहा है, इसे बाई करके चलिए। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा, 2040 का स्टॉप लॉस रखिए और बीटीएसटी के लिए कोटक बैंक बाई कीजिए। दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक है वेदांता, उसको भी बने रहना है। वहां पर भी मुझे लगता है कि ऊपर में 305 315 के लेवल आने चाहिए। वेदांता में भी 283 की स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। नीति आपके सामने फिलहाल आती हुई वेदांत पर। चलिए अब जोड़ते हैं यहाँ पर रचना जी को। रचना जी, क्या है आपकी पहली पसंद? जी, मेरा ध्यान जो है रिलायंस पे है, और रिलायंस जब तक 2600 कंप्लीट नहीं करेगा मेरे सेट पे रोज रहने वाला है। एज ऑफ नाउ फ्यूचर्स के हिसाब से 2520 पे ऐसे लगा के ऊपर वाली साइड पे टारगेट्स हो सकते हैं 2560, 70 एंड 2600। रिलायंस 2560 और 2600 के टारगेट के लिए करीब करीब 2520 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करेंगे और यहाँ पर आप अपने ट्रेड को मोमेंटम ट्रेड को कैरी करेंगे। अच्छा, एक बार जरा प्लीज आप लेके आइए फिर सिप्ला। अब देख लीजिए 967 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ। तो फार्मा में कुछ स्टॉक, सिप्ला और सन फार्मा और टोरेंट फार्मा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए। मयूरेश जी बताइए, आप मोमेंटम के लिहाज से क्या पकड़ना चाहेंगे इस बाजार में इस वक्त? तो वीरू जी, मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़े पाइप कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आई थिंक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग चल रही है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अमृत स्कीम हो, रियल एस्टेट में जैसे आई थिंक एक जबरदस्त दबदबा है, एग्रीकल्चर की तरफ जैसे उलझान है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग का, मुझे लगता है आई थिंक पाइप कंपनी एंड स्पेसिफिकली फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पिछले तिमाही में आप नतीजे देखें, आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ थी 6% से बढ़ी थी, टॉप लाइन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 70% से बढ़ी थी। इनफैक्ट इवन इन दैट सेकंड वेव जो पिछले तिमाही में लगी थी इंडियन इकोनॉमी को, मार्जिन्स 22% के आसपास पोस्ट किए थे। 600 करोड़ की कैश है बुक्स के ऊपर, कोई डेट नहीं है और ROEs 29% जनरेट करती है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। बेस्ट पार्ट व्यू इनका है जो पीवीसी रेजिन है, जो पीवीसी पाइप्स लगते हैं, जो एग्रीकल्चर प्लास्टिक के आप पाइप देखते हैं जो अक्रॉस यूज हो रहे हैं एयरपोर्ट्स, घरों में, एग्रीकल्चर में, उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनके पास है। और इसलिए जो पीवीसी EDC स्प्रेड्स होते हैं जो $600 प्रति मेट्रिक टन पहुंचे हैं,
इसका स्ट्रेट फायदा इनके बैलेंस शीट पे होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक एक जबरदस्त मोमेंटम वाली आइडिया हो सकती है। इनफैक्ट इवन वॉल्यूम्स आज आप देखें और प्राइस एक्शन आई थिंक हैज बीन इन फेवर ऑफ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। आपके सामने 209 पर चहकता हुआ 15 अंक ऊपर और ब्लॉक डील्स देखते रहिए। डायरेक्टर साहब डेल्टा कॉप दिखाइए स्क्रीन पर, यहां पर बढ़िया मोमेंटम चंदन जी ने पकड़ा है 260 स्क्रीन पर। लाइए सन फार्मा 780, ये सारे कॉल्स आपके सामने स्क्रीन पर बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस होते हुए और मोमेंटम अब बढ़ता हुआ दिखाइए। निफ्टी अब सिर्फ 81 अंक नीचे 17,772 और दिखाइए वो शानदार कॉल 17,700 की जो आपने निफ्टी पर ली थी असित जी की तरफ से। असित जी जुड़े हुए हैं, एक शानदार कॉल और देना चाहते हैं। 82 पर आपने वो कॉल खरीदी थी जो अब आपको 120 पर चलती हुई दिख रही है, 127। असित जी कहिए। सर से मुझे लगता है कि जिस हिसाब से रिकवरी हुआ है, स्पेशली कोटक बैंक एंड कपल ऑफ अदर बैंक्स, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का 38,100 का कॉल विच इज अराउंड 280, अगर ये 250 के ऊपर क्लोज देता है हम इसको ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 38,100 का कॉल। अगर ये 250 के ऊपर क्लोज है तो इसको ले सकते हैं विद 230 काइंड ऑफ स्टॉप लॉस फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 350 370 टाइप्स। बट ये क्लोज देना जरूरी है बिकॉज मे बी जो राइज हुआ है इट विल बी सोल्ड इनटू, सो आई जस्ट वॉच फॉर अनदर फ्यू मिनट्स, बट पोजीशन ज्यादा नहीं लेके थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। बट निफ्टी का कॉल हम कैरी कर सकते हैं। निफ्टी में मुझे आई एम मोर काइंड ऑफ कन्विंस्ड कि दिस रैली विल बी हियर टू स्टे। अच्छा रिकवरी हुआ है लास्ट हाफ एन आवर में। बढ़िया रिकवरी आपने बहुत ही शानदार तरीके से ली। ये कॉल 17,690 के आसपास जनरेट की गई थी और अब आपके सामने 17,770 निफ्टी पर। वीरेन जी, सिप्ला दिन के उच्चतम लेवल पर 970 तोड़ता हुआ। जी शैल जी, मेरे को अगर आप देखें सबसे इंप्रेस करके जा रहा है सिप्ला। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज अगर पॉसिबल हो तो सिप्ला की 980 की कॉल स्क्रीन पर रखिएगा। सिप्ला 980 की कॉल देखिए, अभी हमारे पास बुधवार है और एटलीस्ट बुधवार के सेशन को तो हम प्ले कर ही सकते हैं। सिप्ला.कॉल 980 और पालविया साहब 5 रुपए 20 पैसे की एक कॉल है और हमारे पास आप समझ लीजिए कि 1 जुलाई से लेकर स्क्रीन पे प्रीमियम रखिएगा 5 रुपए 20 पैसे में निकाल लिए। हमारे पास ये मंगलवार का सेशन के बाद बुधवार का सेशन पेंडिंग है और अगर ये 10, 15, 20 रुपए का स्विंग भी दे गया तो 5 रुपए 20 पैसे का ये ऑप्शन मेरे ख्याल से 12-13 रुपए का हो जाएगा। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ऑप्शन को? 5 रुपए 20 पैसे, 5 रुपए 60 पैसे। तो बिल्कुल देखिए काफी अच्छा मोमेंटम बना है सिप्ला में और जिस तरीके से ये सीरीज के आखिरी पड़ाव पे स्टॉक अपने हायर साइड की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि एक्सपायरी के चलते मोमेंटम 995,000 की तरफ भी इसमें बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बिल्कुल 980 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। उसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 4 रुपए के आसपास और टारगेट आना चाहिए करीब 12 रुपए तक के। तो सिप्ला की 980 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय की जा सकती है। यहां पर आपके सामने हम लोग स्टॉक कॉल्स ले रहे हैं। डायरेक्टर साहब 5% के सर्किट पर लगता हुआ JSW एनर्जी भी दिखा दीजिए। इस वक्त जो तेजी है बाजार में वो बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही साथ आपको एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा GNFC में। ये काउंटर हम लोग पिछले 2 या 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने 380 पर चर्चा शुरू करी थी। 448 आपके सामने स्क्रीन पर। चंदन जी, वॉल्यूम आपके साथ है और आपके साथ दिन का उच्चतम लेवल भी है। सारे फंडामेंटल्स डिस्कस हो चुके हैं, बताइए GNFC पर क्या करना है? देखिए फर्टिलाइजर में मार्केट की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी काफी बड़े स्विंग्स और स्टेडी मोमेंटम है। चंदन जी फ्रीज हो चुके फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर। अब इस प्रश्न को देते हैं राहुल शर्मा साहब को। अच्छा श्रीकांत जी, आपकी बारी। 452 बढ़िया मूव GNFC में, क्या कीजिएगा? देखिए वैसे GNFC, गुजरात अल्कली और GSFC इन तीनों में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है और इनफैक्ट अगर आज मॉर्निंग के ट्रेड में अगर आप देखें तो जब मार्केट में बिकवाली बनी थी तो ये स्टॉक काफी स्टेबल था अराउंड 445 के करीब। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 470 से लेकर 75 के लेवल्स दिखा सकता है, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि जैसे इसने लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट किया है विद ह्यूज वॉल्यूम,
तो लगता है कि शायद ये स्टॉक अपने प्रीवियस पीक यानी 530 या 550 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके रखे या तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी इसे बाय करके चले, और जो आज के लोज है तकरीबन 440 के करीब के इंट्राडे के लोज, उसे एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के चले। टारगेट्स रखे 470 का, और एक अगर मध्यम अवधि का अगर हमें एक नजरिया लेना है तो हमें लगता है कि ये 550 के स्तर यहाँ पर 550 का लक्ष्य आपको आता हुआ दिख सकता है अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो पर जोड़ें। अब जुड़ते हैं यहाँ पर स्टॉक कॉल्स का सिलसिला जो गाबा साहब के साथ चलता हुआ दिख रहा है। प्रकाश जी, क्या पसंद आ रहा है आपको? जो मुझे पसंद आ रहा है इस वक्त वो है BHEL। मुझे लगता है निफ्टी ऊपर है, कल अगर 17,700 के ऊपर आज बंद दिया तो कल जो है वो शॉर्ट्स कवर करेंगे सुबह ओपन गैप अप, तो मार्केट तो ऊपर है। पावर क्षेत्र BHEL मुझे लगता है 62 to 65 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 59 का। BTST BHEL। चलिए 62 रुपए का लक्ष्य आपको BHEL में करीब 60 रुपए 25 पैसे पे ट्रेड करता हुआ 1 रुपए 80 पैसे का अपसाइड देख रहे हैं। प्रकाश का बस रहा है। पालवी साहब, आपका कॉल क्या रहेगा बताइए? कॉल रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। आज देखें कि जो मार्केट में प्रेशर था, लेकिन ये स्टॉक में देखें तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिला, और जिस तरीके से इसमें आज के सेशन में रिकवरी वापस से लोअर साइड से देखने को मिली, हमें लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस को यहां से बाय करना चाहिए। BTST में 438 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 432 का। टारगेट हमें लगता है इसमें आना चाहिए 450 455 तक के। इवन अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो अक्टूबर सीरीज का 450 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पोजिशनल बेसिस पे भी बाय किया जा सकता है, जो कि 22-23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको पोजिशनल बेसिस पे रखें, और हमें लगता है इस ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए 35 रुपीज तक के। स्टॉप लॉस इसमें सजेस्ट करेंगे 17 रुपए के आसपास। तो LIC हाउसिंग का 450 का कॉल ऑप्शन, और फ्यूचर में कल के लिए हमें लगता है टारगेट आना चाहिए 450 455 तक की। ये रणनीति आपके सामने LIC हाउसिंग फाइनेंस पे आती हुई दिख रही है। एवरेज वॉल्यूम्स जो 5 दिन के हैं उसी के आसपास आपको ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 51,55,000 शेयर आपके सामने स्क्रीन पर। बढ़िया मोमेंटम फिलहाल आप ट्रैक कर रहे हैं JSW एनर्जी पर, जो 5% सर्किट पर लगता हुआ। जोड़ते हैं यहां पर श्रीकांत चौहान साहब को। श्रीकांत जी, क्या है आपकी पहली पसंद? शैल जी, मुझे लग रहा है कि फार्मा इंडेक्स में अच्छी तेजी बनी है, और इनफैक्ट फार्मा इंडेक्स के अगर आप डेली वीकली चार्ट को देखते हो तो उसमें जो रिवर्सल बना है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि जैसे IT में एक सेल ऑफ हुआ है, IT में अच्छी खासी एक प्रॉफिट टेकिंग आई है, उसी बेसिस पे मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खासी एक बाइंग आई है। शायद जो फंड्स है वो रोटेशनल बेसिस पे शिफ्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि शायद इस बार फार्मा का एक अच्छा हमें दौर देखने मिल सकता है। करंट लेवल से हमें लगता है कि अगर शॉर्ट कवरिंग अगर बनती है इस सेक्टर में तो लुपिन लेबोरेटरीज में अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। 945 से लेकर 950 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 980 से लेकर 990 के लेवल्स दिखा सकता है शैल जी, और करंट लेवल से अगर बाय करते हैं तो जो आज के लोज है 928 के करीब के, वहां पे हमें एज अ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो 928 के स्टॉप लॉस के साथ लुपिन लेबोरेटरीज को बाय करें, टारगेट्स रखें 990 का। ओके, चलिए तो ल्यूपिन में आपको बाइंग नजर आ रही है। जरा डायरेक्टर साहब वो सिप्ला की कॉल लेके आइएगा। ट्रेडर्स बंधुओं से यही अगर आप देखें कहीं ना कहीं गुजारिश है, एक ऑप्शन जब डबल हो जाए तो एग्जिट कर जाइए। 5 रुपए 20 पैसे का वो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अब 10 रुपए हो चुका है। सिप्ला की वो कॉल 975 पे अगर आप देखें तो आपका आ गया सिप्ला, और वो कॉल ऑलमोस्ट 9 रुपए 65 पैसे पे अब मेरे स्क्रीन पे आके ट्रेवल करती हुई। तो अच्छा मोमेंटम है। बाकी अगर आप देखें विद रिस्क इन्वॉल्व आप कैरी भी कर सकते हैं, बट हाँ इसमें कोई राय नहीं है कि फार्मा अपनी तरफ बाएं खींचता हुआ। टॉप रेडीज आपकी स्क्रीन पर 4852 पे, और एक बार जरा प्लीज आप फिर लेके आइएगा सन फार्मा डे हाई पर खिसकता हुआ। जायरस वेलनेस, आप इस स्टॉक को देखिए पिछले 10 मिनटों में क्या गजब का स्पाइक इस स्टॉक में आया है, दिन के सर्वोच्च तौर पे आकर ट्रेड करता हुआ। बैंक्स में आप देखें सॉफ्टनेस जारी है, और ICICI बैंक का आज शॉर्ट साइड पे ऊपर इंटरेस्ट काफी ऐड हुआ है। सन फार्मा आपको दोबारा लेके आऊंगा, मैं स्ट्रेंथ पे ही फोकस करेंगे थोड़ा सा। सन फार्मा आपकी स्क्रीन पर करीब 784। पालविया साहब, उस कॉल का जरा अपडेट देंगे। 770 की कॉल, 12 रुपए का टारगेट था आपका। जरा एक बार प्लीज प्रीमियम लेके आइएगा। क्या कैरी कर ले क्या इस ऑप्शन को, क्योंकि ये एक पूरी की पूरी जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ इसकी क्लोजिंग आ रही है। 770 की कॉल लेके आइए प्लीज। वो तो
वीरेंद्र जी बिल्कुल 15 रुपए हो चुकी है अब वो कॉल ऑप्शन, और मेरे हिसाब से बिल्कुल कैरी करना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि देखें तो स्टॉक जो हायर साइड पे ट्रेड करे थे सन फार्मा सिप्ला काफी अच्छा है, इनमें मोमेंटम देखने को मिला दोनों स्टॉक में। तो हमें लगता है सन फार्मा में जो मोमेंटम अब बना है ये ब्रेकआउट इसमें होते हुए दिखेगा, जो कि अब 800 रुपए इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमें लगता है कल के सेशन में 800 रुपए तक का मूव कैरी हो सकता है। तो जिनके पास भी ट्रेड है वो अब कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले और इसको कैरी करे 800 रुपए तक। तो हमें लगता है कि कल मोमेंटम इसमें आते हुए दिखेगा। तो ये ऑप्शन के टारगेट यहां से एक्सटेंड होते हुए 24 रुपए तक यहां से एक्सटेंड हो सकते हैं इस ऑप्शन के टारगेट। ये रणनीति आपके सामने अब आती हुई आईसीआईसीआई बैंक पर। डायरेक्टर साहब अब लाइए हमारे सामने किस हिसाब से अमेरिकी फ्यूचर्स और फिलहाल यूरोपियन मार्केट्स काम करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल आपके सामने निफ्टी 103 अंक नीचे 17,750 बुल्स को कब्जाते हुए दिख रहा है। यूएस फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड, यहां पर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं। 180 अंक जरूर नैस्डैक फ्यूचर्स नीचे हैं। चलिए क्या कीजिए दिखाइए यहां पर यूएस फ्यूचर्स के अलावा यूरोपियन बाजार, और आपके सामने यहां पर भी लाल निशान है। तो थोड़ा कॉशियस आपको रहना चाहिए और बहुत ही सोचकर समझकर लॉन्ग साइड की पोजीशंस अब आप कैरी करते हुए दिखेंगे कल के लिए। ध्यान दीजिए हम लोग सितंबर की एक्सपायरी के आखिरी चरण में फिलहाल हैं। डायरेक्टर साहब जोड़िए चंदन जी को और दिखाइए कंट्रीब्यूटरी लिस्ट निफ्टी की। चंदन जी संक्षेप में बताइए क्या कीजिएगा। जी देखिए निफ्टी ने काफी अच्छे लेवल 17,580 से सपोर्ट लिया और 17,777 तक के बाउंस बैक दिया है। ऐसा मानना थोड़ा सा और बाउंस रहेगा वापस, और आज का जो डिप खरीदा गया है वो कहीं ना कहीं इसको वापस 17,850 की तरफ लेके जा सकता है। तो उस लिहाज से यहाँ पे काम कर सकते हैं, 17,800 की कॉल में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तो उसको डील करना पड़ेगा। 17,700 की एक लॉन्ग कॉल आप ऑलरेडी उसकी तेजी का लुत्फ उठाते हुए। फिलहाल यहां पर कोटक बैंक फ्रेश रिकॉर्ड हाई 2073, और ये अब हमारे देश का तीसरा सबसे बहुमूल्य बैंक होता हुआ एसबीआई से आगे निकलता हुआ, और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के पीछे आप इस काउंटर को दौड़ते हुए दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैनरा बैंक 184 रुपए 80 पैसे आपके सामने स्क्रीन पर, डॉक्टर रेड्डीज 48.65। डायरेक्टर साहब अब लेके आइए आज का हीट मैप निफ्टी का और देखते हैं किस तरीके से आपके सामने मोमेंटम अब बाजार समाप्त होते वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट बहुत ही शानदार रिकवरी देता हुआ 17,576 का लो और 17,750 आपके सामने, मात्र 100 अंक की गिरावट जो किसी को भी कोई परेशानी में करती हुई नहीं दिखेगी। सरकारी एनर्जी कंपनीज आपको ऊपर रूल करती हुई दिख रही हैं। पावर ग्रिड 0.5%, कोल इंडिया आपको 174, आईओसी और एनटीपीसी में आप 3-4% की वृद्धि देख रहे हैं। आज का बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपने ट्रेड कोटक बैंक में पकड़ा 2% ऊपर, और शानदार मोमेंटम में ये काउंटर जाता हुआ। कहां बिकवाली है? भारतीय आपके सामने फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा लगभग 3.5% नीचे। टेक स्टॉक्स में बिकवाली, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस आपको निचले पायदान पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। फिलहाल ये सूरत हाल आपके सामने निफ्टी का 108 अंक नीचे 17,750। वीरेंद्र जी आपने फ्यूचर्स में क्या देखा? शैल जी एक बार रोलओवर की शीट्स को देखते हैं। अगर आप रोलओवर के लिहाज से देखें, देखिए थोड़ा बहुत डेंट तो पड़ा है इस डिप का, लेकिन एक बात है शैल जी कि अगर मैं लास्ट के करीब करीब 30 मिनटों को देखूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग वो एडिशन, और नेक्स्ट सीरीज में जिन स्टॉक्स में अगर आप देखें वो एडिशन हुआ है वो है फार्मा। डायरेक्टर साहब प्लीज 3 स्टॉक्स रखिएगा जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग वो एडिशन है और सबसे एग्रेसिव ऑप्शन एक्टिविटी है। इस क्रम में सिप्ला, सन फार्मा और साथ ही साथ अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज, इन 3 स्टॉक्स की जो एक्टिविटी थी सबसे स्ट्रॉन्ग नजर आई है। मैं एक बार के लिए जरा यहां पर जरा देखना चाहूंगा कि सेक्टोरियल फार्मा का रोलओवर का स्टैट्स क्या कहता है। अगर आप फार्मा को देखें तो आज करीब करीब टोटल सेक्टर में 48% रोलओवर है, और सबसे स्ट्रॉन्ग रोलओवर इसमें खड़ा है आपका, आप समझ लीजिए कि सिप्ला करीब करीब 31%, उसके बाद कैडिला लगभग 55, कैडिला स्ट्रक्चर खराब है। उसके बाद अगर आप देखिए तो सन फार्मा करीब करीब 48% रोलओवर। तो सन फार्मा और सिप्ला ये 2 अच्छे अगर आप देखें क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए। और शैल जी एक और चीज, बैंकिंग में टोटल 49% रोलओवर, और उसमें से कोटक महिंद्रा बैंक का 41% रोलओवर। तो कोटक
कैनरा बैंक का 51% रोल ओवर, दैट्स गुड। और साथ ही साथ एक और बैंक आप देखिए पीएनबी, छोटे टिकट साइज में 47% रोल ओवर। तो बैंकिंग में शैल जी कोटक, कैनरा बैंक और फार्मा में सिप्ला और सन फार्मा एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत प्रॉमिसिंग क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए शैल जी। कोटक महिंद्रा बैंक एट ऑल टाइम हाई नाउ शैल जी। ये कोटक के साथ साथ आपने आज उच्चतम लेवल पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को, पावर ग्रिड को 210.55 और 184 रुपए के आसपास नए हाईज लगाते हुए देखा है। इन सब के साथ टोरेंट पावर आपको 517 तक जाता हुआ दिखा, ये भी एक फ्रेश हाई फिलहाल स्क्रीन पर लगाता हुआ दिखा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज 1684 का ऑल टाइम हाई लगाया और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक आपको 735 पर एक ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखा है और अब आपके सामने 716 के आसपास फिलहाल ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये तो सूरत हाल हमारे बाजार का है, देखते हैं और किस तरीके से क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब लेके आइए बीपीसीएल 430 के आसपास दिन के उच्चतम लेवल पर यह काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सन फार्मा की तेजी देखते ही बनती है, लगभग 791 आपके सामने स्क्रीन पर। साथ ही साथ टोरेंट फार्मा आपको दिन के उच्चतम लेवल 3113 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यह है सूरत हाल आपके सामने ओवरऑल मार्केट्स का। अब आपके सामने लाल लाल निशान कहां है? निफ्टी का आईटी इंडेक्स 2.5% नीचे, मिड कैप इंडेक्स में 1% का लाल निशान। ध्यान दीजिए ये काउंटर लगभग 600 अंक नीचे था, तो आप रिकवरी का लेवल देख ही सकते हैं। निफ्टी बैंक आपके सामने 37,893 के आसपास चल रहा है। 38,100 की आपने लॉन्ग कॉल ऑलरेडी ली है, लगभग 290 रुपए पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए 2:3, बढ़ने वाले 2 शेयर के सामने गिरने वाले 3 शेयर आपके सामने चहकते हुए दिखेंगे। तो ये आपके सामने आज मंगलवार को बाजार इंट्राडे लो से शानदार रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। 17,332, 17,700 की एक लॉन्ग कॉल आपके पास कल के ट्रेड के लिए ऑलरेडी है चंदन तपड़िया और असित जी की तरफ से। डायरेक्टर साहब एक बार हीट मैप और दिखा दीजिए, देखते हैं किस तरीके से आपके सामने फिलहाल मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। चलिए ये आपके सामने ओवरऑल क्लोज दिख रहा है बाजार का और अब ये फिलहाल क्लोज आपके सामने 121 अंक होता हुआ 17,734। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एनटीपीसी और आपके सामने आईओसी, एनर्जी स्पेस और खासकर सरकारी एनर्जी स्पेस बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में ट्रेड करती हुई दिख रही है। चलिए फिलहाल समय समाप्त होता हुआ कमाई के अड्डे का। कल हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और बढ़िया मोमेंटम ट्रैक करते हुए दिखेंगे इस बाजार ने, जिसने बहुत ही शानदार डिप को खरीदते हुए देखा और एक अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिखी इंट्राडे लोस से। वीरेंद्र जी और मुझको दीजिए इजाजत। आपके सामने सीधा सौदा टीम्स के रिटर्न आ चुके हैं। आशीष जी की टीम ने 1.25% और नीरज जी की टीम ने 1% रिटर्न आपको दिया है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया तरीके से मूव करते हुए दिखे नीरज जी की टीम में, वो आपके सामने। चलिए थोड़ी देर में हम लोग टीम्स भी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के उस पार आपको कमोडिटी कवरेज करती हुई दिखेंगी दीपाली जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया।